डिस्क्लेमर: ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। एक जरूरी बात, इस कहानी में 18+ कंटेंट या ऑडियो हो सकता है, इसलिए अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो प्लीज इसे सुनने से पहले अपने पेरेंट्स या गार्डियन से परमिशन जरूर ले लें। थैंक यू। पर्पल स्काई थंडर बॉडी स्वॉर्ड सोल रेजोनेंस। सर शॉवर का पानी तेज हो गया और गहरा लाल खून बहते हुए ड्रेन में चला गया। हल्की रोशनी वाले बाथरूम में भाप अभी पूरी तरह छंटी नहीं थी। हवा में एक हल्का सा ड्रीमी माहौल था। किंतियान ने शॉर्ट्स पहन लिए और शीशे के सामने बिना शर्ट के खड़ा हो गया। उसके कंधे चौड़े और मजबूत थे, जैसे कोई ठोस दीवार। गर्दन से लेकर बाजुओं तक की लाइनें इतनी स्मूथ थीं, जैसे किसी ने परफेक्ट तरीके से तराशा हो। उसमें एक नेचुरल पावर झलक रही थी। उसकी छाती चौड़ी थी और 8 साफ एब्स दिख रहे थे। हर मसल में एक्सप्लोसिव ताकत भरी हुई थी। किंतियान ने अपने चिकने गालों को छुआ और राहत महसूस की कि लड़ाई में उसका चेहरा खराब नहीं हुआ। वो पहले की तरह ही हैंडसम था। बारब्रेक डोमिनेटर बॉडी 5 स्टार रेटिंग। कुछ देर बाद बेडरूम में लौटकर किंतियान बिस्तर पर लेट गया और पिछले 2 दिनों की कमाई को याद करने लगा। सबसे बड़ी कमाई थी उसका नया टैलेंट नाइट डेमन। ये टैलेंट पर्पल लेवल का था, जिसने उसकी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बना दिया था। खासकर उसकी स्पीड और फुर्ती में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा इसमें ब्रांच एबिलिटीज भी थीं, अपोस्टल ट्रांसफॉर्मेशन, नाइट डेमन विंग्स और नाइट डेमन अवतार। ये तीनों सबऑर्डिनेट्स बनाने, कॉम्बैट और खुद को बचाने में बेहद काम की थीं। नाइट डेमन के अलावा उसे 3 बड़े ब्लू टैलेंट भी मिले: वायलेंट ऐप बॉडी, ब्लडथर्स्टी फ्रेंजी और इवॉल्व होकर बना इल्यूजन। बारबरिक डोमिनेटर बॉडी के असर में वायलेंट ऐप बॉडी उसकी फिजिक में ज्यादा ऐड नहीं कर पा रहा था। ये भविष्य में टैलेंट फ्यूजन के लिए फिलर की तरह इस्तेमाल हो सकता था। ब्लडथर्स्टी फ्रेंजी बेहद प्रैक्टिकल था। जब इसे एक्टिव किया जाता, दर्द कम हो जाता और सारे स्टैट्स 60% तक बढ़ जाते। और जितनी ज्यादा खुद को चोट लगे उतना बूस्ट बढ़ता, मैक्सिमम 100% तक। अगर दुश्मन घायल हो और खून बह रहा हो तो हर अटैक उसके ब्लड क्वी को सोख करके खुद को और स्ट्रॉन्ग बना सकता था या अपनी चोटें भर सकता था। अगर ब्लडथर्स्टी फ्रेंजी और ओवरलॉर्ड बॉडी एक साथ एक्टिव हो जाएं, तो उसकी कॉम्बैट पावर कई गुना बढ़ सकती थी। अगर पहले फ्रेंजी यूज करे और फिर ओवरलॉर्ड बॉडी एक्टिव करे, तो ओवरलॉर्ड बॉडी का मैकेनिज्म फ्रेंजी के साइड इफेक्ट्स भी खत्म कर सकता था। बेशक इन दोनों को फ्यूज करके और वायलेंट ऐप बॉडी को फिलर बनाकर एक नया टैलेंट भी बनाया जा सकता था, लेकिन किंतियान को चिंता थी। फ्यूजन अनसर्टन था। अगर किसी टैलेंट का कोई छोटा लेकिन जरूरी स्किल फ्यूजन में खो गया तो वो बड़ा नुकसान होगा। और वैसे भी तीनों को फ्यूज करने पर कलर और गहरा नहीं होता, बल्कि रिस्क जरूर रहता। इसलिए बारब्रिक डोमिनेटर बॉडी का सिंथेसिस अभी टालना बेहतर था, जब तक उसके पास ढेर सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स ना हो जाएं। इल्यूजन की वैल्यू तो बिना शक के थी। ये हर स्पाई और एजेंट का ड्रीम टैलेंट था। इल्यूजन के बिना उसके पास क्लाउस और बाकी वैम्पायर्स को पॉइजन करने का कोई चांस ही नहीं था। बस दिक्कत ये थी कि उसकी एक्टिंग स्किल थोड़ी कमजोर थी। जैसे हार्डवेयर तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सॉफ्टवेयर पीछे रह गया हो। उसे आगे इसे और शार्प करना होगा। टैलेंट्स के अलावा उसने पर्पल मंडाला पॉइजन भी अब्सॉर्ब किया था, जो टियर 5 स्पिरिचुअलिस्ट तक को थ्रेट दे सकता था। और सिस्टम पैनल पर अभी भी लगभग 30,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स बचे थे। 30,000 पॉइंट्स काफी होने चाहिए, किंतियान ने बड़बड़ाया। नाइट डेमन के बाद उसकी डार्क एलिमेंट अफिनिटी थंडर एलिमेंट से भी आगे निकल गई थी, लेकिन डायरेक्ट फाइट में वो थंडर मार्शल टेक्निक्स इस्तेमाल करने का ज्यादा आदी था। इसलिए उसने फैसला किया कि थंडर टैलेंट को अपग्रेड करेगा ताकि दोनों एलिमेंट्स बैलेंस रहें। उसका थंडर टैलेंट पर्पल थंडर ब्लड लाइन अभी डीप ब्लू था। पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से डीप ब्लू से पर्पल जाने में करीब 20,000 पॉइंट्स लगते थे। उसके पास रिजर्व में पॉइंट्स थे, तो चांस अच्छा था। 20,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स इन्वेस्ट करके पर्पल थंडर ब्लड लाइन को एनहांस करो। भूल ले, सीधे 20,000 पॉइंट्स कट गए। डीप ब्लू लाइट स्फीयर जोर से कांपने लगा। कुछ सेकंड बाद भी वो पर्पल नहीं हुआ। सच में मुश्किल है। किंतियान ने सिर हिलाया और बिना सोचे और 5,000 पॉइंट्स डाल दिए। 25,000 पॉइंट्स पूरे होते ही आखिरकार कंडीशन पूरी हो गई। लाइट स्फीयर के अंदर एक नई पर्पल झलक उभरी और जल्द ही पूरा टैलेंट स्फीयर हल्का पर्पल बन गया। नाम पर्पल स्काई थंडर बॉडी पर्पल। टाइप पैसिव टैलेंट। इंट्रोडक्शन पर्पल स्काई थंडर बॉडी पर्पल थंडर ब्लड लाइन का अल्टीमेट रूप है। ये थंडर एलिमेंट को परफेक्शन तक कंट्रोल कर सकता है। इसमें पर्पल स्काई सेलेस्टियल थंडर कंडेंस करने की ताकत होती है, जिसके अटैक्स में पैरालिसिस इफेक्ट होता है। दुश्मन स्लो और जड़ हो जाता है। डार्क और सिनिस्टर एंटिटीज पर डैमेज 500% बढ़ जाता है।
थंडर रेसिस्टेंस 800% तक बढ़ती है। बाकी एलिमेंट से 30% डैमेज रिडक्शन मिलता है। थंडर फोर्जिंग बॉडी लगातार फिजिक को मजबूत करती है और डैमेज मिलने पर 15% चांस है कि थंडर रिफ्लेक्शन ट्रिगर हो, जिससे 20% डैमेज वापस अटैकर पर पर्पल स्काई थंडर के रूप में लौट जाए। अचानक उसके अंदर एक अनडिस्क्राइबेबल मैजेस्टिक ताकत दौड़ गई। उसकी आंखों में घना पर्पल गोल्ड थंडर लाइट भर गया। उसके शरीर की सतह पर हल्की पर्पल गोल्ड बिजली की परत उभर आई, जैसे कोई रहस्यमयी आर्मर हो। कमरे में एक ऐसा ऑरा फैल गया जो राइटियस भी था और डिस्ट्रक्टिव भी। चटाक चटाक बिजली चमकी। किंतियान ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। 2 मीटर लंबा थंडर स्पीयर तेजी से बन गया। फिर बायां हाथ उठाते ही एक थंडर शील्ड भी कंडेंस हो गई। पर्पल स्काई थंडर बॉडी बाकी 2 पर्पल टैलेंट्स बाब्रिक डोमिनेटर बॉडी और नाइट डेमन से अलग था। इसका काम बस एक था, थंडर की ताकत को अल्टीमेट लेवल तक ले जाना। उसने बिजली को वापस शरीर में समेट लिया और खड़ा हो गया। वो साफ महसूस कर सकता था कि आसपास के थंडर एलिमेंट्स खुशी से नाच रहे हैं और उसके हाथों में थंडर एलिमेंट अब ज्यादा ओबीडियंट था, जैसे उसकी बॉडी का ही हिस्सा बन गया हो। पर्पल स्काई सेलेस्टियल थंडर पहले वाले पर्पल थंडर से भी ज्यादा फ्यूरियस और डिस्ट्रक्टिव था। अब मेरे पास आखिरकार डार्कनेस और थंडर दोनों की ड्यूल फिजिक बन चुकी है। किंतियान के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। नाइट डेमन और पर्पल स्काई थंडर बॉडी मिलने से उसकी ड्यूल एलिमेंट अफिनिटी बहुत बढ़ गई थी। उसी टाइम में वो ज्यादा स्पिरिचुअल फैक्टर्स अब्सॉर्ब कर सकता था, यानी कल्टीवेशन एफिशिएंसी कई गुना हो जाएगी। अगर वो स्टार एलिमेंट टावर के अंदर ट्रेन करे और स्पिरिट एसेंस पिल भी खाए तो उसकी स्पीड रॉकेट जैसी हो जाएगी। टियर 2 तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर अचानक किंतियान को चिंता हुई। वैम्पायर्स तो मैंने मारे थे, लेकिन बॉडीज विन चेंगशियान ले गया। स्कूल मेरा रिवॉर्ड तो नहीं रोकेगा ना? नॉर्मली जब स्टूडेंट स्कूल का टास्क पूरा करते हैं तो उन्हें फोटो, वीडियो और विटनेस प्रूफ जमा करना पड़ता है, लेकिन उस वक्त सिचुएशन इमरजेंसी थी। उसके पास ना टाइम था ना सही सेटअप। थोड़ा रिस्क जरूर था। अच्छी बात ये थी कि वाइस प्रिंसिपल झांगमेंग उसके लिए गवाही दे सकते थे। उनके सपोर्ट के साथ स्कूल उसके 3000 एकेडमिक क्रेडिट्स नहीं रोक पाएगा। पर्पल स्काई थंडर बॉडी के बाद उसके पास लगभग 3700 इवोल्यूशन पॉइंट्स बचे थे। टैलेंट बार देखते हुए अब तक उसके पास 4 पर्पल टैलेंट्स, 7 ब्लू टैलेंट्स और सिर्फ 3 ग्रीन टैलेंट्स थे। एब्सोल्यूट गन मास्टरी, स्वॉर्ड हार्ट क्लैरिटी और एक्सप्लोजन। 3700 पॉइंट्स सिर्फ एक टैलेंट को ब्लू तक ले जा सकते थे। थोड़ा सोचने के बाद किंतियान ने 2000 पॉइंट्स स्वॉर्ड हार्ट क्लैरिटी में डाल दिए। नाम स्वॉर्ड सॉइल रेजोनेंस, ब्लू टाइप, पैसिव टैलेंट। इंट्रोडक्शन। तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल की समझ बेहद खास है। तुम तलवार के साथ रेजोनेट कर सकते हो। अपनी फीलिंग्स और विल को स्वॉर्ड टेक्निक्स में पूरी तरह मर्ज कर सकते हो। इससे स्वॉर्ड टेक्निक्स में स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। तुम आसपास के एनवायरनमेंट और नेचर से इंस्पिरेशन लेकर स्वॉर्ड इंटेंट कंडेंस कर सकते हो। भूल ले। ब्लैक फ्रॉस्ट हाथ में लेते ही पहली बार किंतियान ने ब्लेड से एक मैजेस्टिक रेजोनेंस महसूस किया। ऐसा लगा जैसे उसकी इमोशंस और उसकी विल खुद तलवार के साथ एक हो गई हों। एपिसोड 82, आइडियल्स की टक्कर। हान फेंग, तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिया? झांगमेंग गुस्से में प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस आया। उसकी गर्जती आवाज से कमरे में रखे फूलदान तक कांप उठे। हान फेंग ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल नीचे रखी और हल्का सा सिर उठाकर झांगमेंग को शांत नजरों से देखने लगा। वो करीब 40 के आसपास दिखता था। बालों में सफेदी आ चुकी थी, चेहरा सख्त था और उसकी मौजूदगी में ठंडी स्टील जैसी धार महसूस होती थी। धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हुआ। झांगमेंग ने गुस्से में कहा, हान फेंग, वो वैम्पायर सब टियर 3 या उससे ऊपर के स्पिरिचुअलिस्ट थे। क्लाउस तो टियर 5 विस्काउंट था। स्टूडेंट्स छोड़ो, स्कूल के टीचर्स तक उनके सामने पड़ जाते तो जान खतरे में पड़ जाती। तुमने जानबूझकर उनकी ताकत छुपाई और स्टूडेंट्स को मिशन में भेज दिया। ये तो उन्हें सीधे आग के गड्ढे में धकेलने जैसा है, मौत के मुंह में भेजने जैसा। बताओ, वेन फैमिली से कितने पैसे लिए तुमने? हान फेंग ने सीधे झांगमेंग की तरफ देखा और बिल्कुल शांत आवाज में बोला, मैंने वेन फैमिली से 1500 करोड़ की एजुकेशनल फंडिंग ली है। 700 टियर 6 बीस्ट क्रिस्टल, 600 टियर 5 बीस्ट स्पिरिट्स, 5000 स्पिरिट एसेंस पिल्स, 10,000 क्वी ब्लड पिल्स और 60 सी लेवल वेपन्स। सारे रिसोर्सेज एकेडमी के इंटरनल ट्रेजरी में जमा हो चुके हैं और फंडिंग 2 बैच में स्कूल के पब्लिक अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है। प्रिंसिपल झांग, टास्क पूरा हो चुका है। स्कूल और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये विन विन है। तो मुझे समझ नहीं आता आप इतना गुस्सा क्यों हैं? झांगमेंग और भड़क गया। हान फेंग, तुम्हें पता है उन 4 बच्चों ने क्या झेला? उसने चीखते हुए कहा। एक लड़की को वैम्पायर ने लगभग नोचकर मार ही दिया था। 2 लड़कों की हड्डियां टूट गईं। किंतियान ने वैम्पायर से लड़ाई की, उसका खून जमीन पर फैल गया और लड़ाई के बाद वेन चेंगशियान ने उन्हें गलत तरीके से डिटेन कर लिया। अगर यान किंग नहीं होता तो उन्हें भयानक टॉर्चर झेलना पड़ता। झांगमेंग ने गुस्से से कहा, हान फेंग, हम मिलिट्री एकेडमी हैं, आर्मी नहीं। अपनी ठंडी, बेरहम मिलिट्री वाली सोच यहाँ मत लगाओ।
स्टूडेंट्स, तुम्हारे मोहरे नहीं हैं। हान फेंग ने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया। हर स्टूडेंट जैसे ही मिलिट्री एकेडमी में कदम रखता है वो एक सोल्जर माना जाता है। कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए कोई भी बलिदान हो सकता है। तुम भी, मैं भी, और वैसे भी क्या तुम्हें लगता है स्टूडेंट्स को ट्वाइलाइट रीच में रोज वैम्पायर मिलेंगे? स्टूडेंट्स खुद इस मिशन के लिए वॉलंटियर बने थे, हाई एकेडमिक क्रेडिट्स के लालच में। रिस्क और रिवॉर्ड साथ चलते हैं, उन्हें अपने फैसले की जिम्मेदारी लेनी होगी। झांग मेंग ने आवाज ऊंची कर दी। वॉलंटियर? मुझे तो लगता है उन्हें तुमने धोखा दिया। अगर मिशन में टारगेट की ताकत साफ लिखी होती तो कितने बच्चे जाते वहां? हान फेंग का टोन अब भी ठंडा और शांत था। रिस्क को जज करना भी पर्सनल कैपेबिलिटी है। वार में इंफॉर्मेशन हमेशा असिमेट्रिक होती है। एक सोल्जर को खुद समझना आना चाहिए कि खतरा कितना है और शांत दिमाग से फैसला लेना चाहिए। झांग मेंग ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। बकवास। स्टूडेंट्स स्कूल पर भरोसा करके जाते हैं। उन्हें लगता है स्कूल उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। स्कूल का भी और अपना भी। हान फेंग ने हल्का सा कहा। अगर ऐसा है तो मैं अफसोस जताता हूँ। उसका एक्सप्रेशन नहीं बदला। स्टूडेंट्स का भरोसा जीतना अच्छी बात है, लेकिन फंड्स, रिसोर्सेज और मिलिट्री चैनल्स, एक प्रिंसिपल के तौर पर मेरा असली काम वही है। तुम। झांग मेंग का सीना तेजी से उठने लगा। गुस्से में उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। उसी पल उसे एहसास हुआ, उसके और हान फेंग के बीच सोच की दीवार कभी नहीं टूट सकती। झांग मेंग मानता था कि स्कूल का काम स्टूडेंट्स को शील्ड देना है, चाहे स्ट्रिक्ट हो, लेकिन हमेशा बच्चों के इंटरेस्ट को फर्स्ट रखना चाहिए। पर हान फेंग अब भी मिलिट्री माइंडसेट में था। स्टूडेंट्स सोल्जर हैं, स्कूल एक आर्मी है, कलेक्टिव इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। जरूरत पड़े तो कुछ बच्चों की कुर्बानी भी देनी होगी। वो बहस करके सही गलत साबित नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई भी दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाएगा। हान फेंग ने हल्के से कहा, प्रिंसिपल झांग, जिसने मिशन पूरा किया, वो आपका स्पेशल रिक्रूट था ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 7th ब्यूरो का चुना हुआ क्लोन सोल्जर है। किन तियान एक बेहद आउटस्टैंडिंग क्लोन सोल्जर है। इस बार मैं उसे और बाकी 3 स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा 500 एकेडमिक क्रेडिट्स दूंगा। वैम्पायर से लड़ते हुए जो चोटें आईं, उसका कंपनसेशन समझिए। झांग मेंग ने उसे गहरी नजरों से देखा और धीमी आवाज में बोला, ठीक है, उन बच्चों की तरफ से मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ प्रिंसिपल हान। अब आगे बात करने का कोई मतलब नहीं था। उनके बीच कहने को कुछ बचा ही नहीं था। धड़ाम। झांग मेंग ने दरवाजा पटक दिया और चला गया। बंद दरवाजे को देखते हुए हान फेंग की गहरी आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। उसका चेहरा वैसे ही ठंडा रहा। कुछ देर बाद ट्वाइलाइट रिज में जब वैम्पायर्स को वेन चेंगशान अपने साथ ले गया, तभी ईगल मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट्स को स्कूल का नोटिस मिला। मिशन पूरा हो चुका है, कृपया अपनी जगह पर रुके रहें। जल्द ही दर्जनों फ्लाइंग डिवाइसेस ट्वाइलाइट रिज की तरफ आए ताकि स्टूडेंट्स को सेफली एकेडमी वापस लाया जा सके। रास्ते में सबके मन में एक ही सवाल था, मिशन पूरा किसने किया? क्या स्कूल के किसी टीचर ने या आर्मी के किसी सोल्जर ने? जब सब स्कूल लौटे तो मिशन की खबरें आग की तरह फैल गईं। पूरी एकेडमी में सनसनी मच गई। असल में मिशन के टारगेट कोई नॉर्मल स्टार थीव्स नहीं थे, वो सब टियर 3 या उससे ऊपर के वैम्पायर्स थे, और उनका लीडर टियर 5 वैम्पायर विस्काउंट था। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स के पसीने छूट गए। हे भगवान, टियर 5 वैम्पायर विस्काउंट! टीचर्स तक के लिए उन्हें हैंडल करना मुश्किल होता। स्कूल लीडरशिप को क्या हो गया था? इतना खतरनाक मिशन दे दिया और टारगेट की ताकत बताई तक नहीं। ये तो हमें सीधा डेथ ट्रैप में भेजने जैसा था। अच्छा हुआ मेरा सामना वैम्पायर से नहीं हुआ, वरना मैं अब तक लाश बन चुका होता। स्टूडेंट्स राहत की सांस ही ले रहे थे कि तभी एक और शॉकिंग खबर पूरे कैंपस में धमाके की तरह फूट पड़ी। मिशन पूरा करने वाला कोई टीचर नहीं था, कोई आर्मी सोल्जर नहीं था, बल्कि ईगल मिलिट्री एकेडमी का एक स्टूडेंट था। और उसने सिर्फ वैम्पायर्स का पता नहीं लगाया, उसने पूरी की पूरी वैम्पायर गैंग को खत्म कर दिया। उस स्टूडेंट का नाम था किन तियान। वो स्पेशल वॉरफेयर डिपार्टमेंट का ट्रांसफर फ्रेशमैन था। स्कूल में आए हुए उसे 1 महीना भी नहीं हुआ था। ये सुनते ही सबका पहला रिएक्शन था, इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। एक फ्रेशमैन टियर 5 वैम्पायर विस्काउंट की गैंग को कैसे मिटा सकता है? लेकिन जब मिशन कंप्लीशन स्टेटस में किन तियान का नाम दिखा और रिवॉर्ड में 3000 एकेडमिक क्रेडिट्स, तो सारे शक एक पल में गायब हो गए। अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, ये किस बड़े ब्लड लाइन फैमिली से है? इतनी छोटी ईगल मिलिट्री एकेडमी में क्यों आया? तुम्हारी जगह तो इंपीरियल कैपिटल में है। फौरन किन तियान की जानकारी पूरे स्कूल में फैल गई। हर कोई उसकी बैकग्राउंड खोदने में लग गया, लेकिन जितना ज्यादा लोग ढूंढते उतना ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते। किन तियान का बैकग्राउंड पूरी तरह ब्लैंक था। स्कूल रिकॉर्ड में सिर्फ बेसिक इन्फो थी। ये देखकर सबकी सस्पिशन और पक्की हो गई। किन तियान जरूर किसी मिस्टीरियस और पावरफुल ब्लड लाइन फैमिली से है, और वो उस फैमिली का को डिसेंडेंट है। वो एक ट्रू जीनियस है, जिससे पंगा लेना किसी के लिए भी सही नहीं होगा। एपिसोड 83, स्टार एलिमेंट टावर में एंट्री।
बीप बीप। क्लासरूम की तरफ जाते हुए किन तियान की स्मार्ट ब्रेसलेट 2 बार वाइब्रेट हुई। उसने बैकग्राउंड में ऐप खोला और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। मिशन पूरा करने के एकेडमिक क्रेडिट्स आ चुके थे और ऊपर से एक्स्ट्रा 500 भी। टोटल 3500 क्रेडिट्स। गलती से भेजे या एक्स्ट्रा रिवॉर्ड? किन तियान ने पलक झपकाई, लेकिन ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं समझी। एक्स्ट्रा क्रेडिट्स अच्छी चीज है और वो खुद से पूछने भी नहीं वाला था। अब क्रेडिट्स मिल गए थे, मतलब वो स्टार एलिमेंट टावर में कल्टीवेशन के लिए जा सकता था। क्लासरूम में कदम रखते ही जो पहले शोर था वो अचानक रुक गया। स्पेशल वॉरफेयर स्क्वाड के सारे स्टूडेंट्स उसे अलग अलग नजरों से देखने लगे। हैरानी, क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट। किन तियान तीसरी आखिरी रो में गया और अंदर वाली सीट पर बैठने लगा। तभी गलियारे के पास बैठा हुआ हुआंग माओ तुरंत खड़ा हो गया, झुककर बोला, भाई तियान, आप अंदर जाइए। किन तियान ने उसे देखा। उसे याद था ये लड़का पहले उसे पसंद नहीं करता था। पीठ पीछे बड़बड़ाता था कि ये बहुत कूल बनता है। हालांकि आवाज धीमी होती थी, लेकिन किन तियान के कानों से बच नहीं पाती थी। थैंक यू। किन तियान ने बस हल्का सा सिर हिलाया। ये सुनते ही हुआंग माओ का चेहरा खुशी से खिल गया। उसने पहले क्यों नहीं नोटिस किया, महान किन तियान इतना कर्टियस भी है। एक ब्लडलाइन फैमिली का कोर मेंबर जो टियर 5 वैम्पायर स्टार थीव्स की पूरी गैंग को आराम से मिटा सकता है। फिर भी वो क्लास में नॉर्मल अमीर बच्चों के साथ बैठकर किसी को बुली नहीं करता, किसी को नीचे नहीं देखता। देखो, यही होती है बड़ी फैमिली की परवरिश। किन तियान के बैठते ही भी ज्यादातर आंखें अब भी उसी पर टिकी थीं। वो समझ गया उसकी वैम्पायर किलिंग वाली कहानी फैल चुकी है। इतने लोगों का घूरना उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन राहत की बात यह थी कि 2 मिनट के अंदर टीचर क्लास में आ गया। टीचर ने पूरे कमरे पर नजर डाली, किन तियान पर 2 सेकंड रुका, फिर बोलना शुरू किया। आज हम अर्बन स्पेशल ऑपरेशंस के की पॉइंट्स आगे कंटिन्यू करेंगे। किन तियान ध्यान से सुन रहा था, लेकिन क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड लग रहे थे। चुपके चुपके उसे देख रहे थे जैसे कोई रेयर क्रिएचर हो। क्लास 3 घंटे चली, फिर 10 मिनट का ब्रेक। इस दौरान किन तियान ने क्लासरूम में नजर घुमाई। शियाओ पांग और शियोंग गैंग मौजूद नहीं थे और हुआंग शियाओजिया दूसरी रो में बैठी थी, लड़कियों से घिरी हुई, लगातार बातें कर रही थी। किन तियान ने थोड़ा सुना, सब उससे ट्वाइलाइट रिज की स्टोरीज पूछ रही थी। डिंग टिल्ड, बेल बजी। किन तियान क्लास से निकल गया और कैफेटेरिया में खाना खाने चला गया। खाने के बाद उसे स्टार एलिमेंट टावर जाना था, स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन शुरू करने। चलते हुए पीछे से अचानक एक जाना पहचाना आवाज आई, भाई तियान, 1 मिनट रुको। किन तियान ने पलटकर देखा, हुआंग शियाओजिया उसकी तरफ दौड़ती आ रही थी। उसका चेहरा हल्का लाल था। क्या बात है? किन तियान ने पूछा। हुआंग शियाओजिया ने होंठ दबाए, हिम्मत जुटाई और बोली, भाई तियान, मैं शियाओ पोंग और दा शियोंग इस वीकेंड आपको डिनर पर बुलाना चाहते हैं। थैंक यू बोलने के लिए कि आपने हमारी केयर की। केयर कहना तो कम था, असल में तो वो लाइफ सेविंग फेवर था। अगर किन तियान ना होता तो शायद वो तीनों वैम्पायर्स तक पहुंचने से पहले ही ब्लैक फियर्स ऐप के हाथों चीर दिए जाते। बाद में किन तियान ने वैम्पायर से लड़कर उन्हें बचाया और वेन चेंगशान से भी किसी तरह सबको रेस्क्यू कराया। आज तो फिर से फायदा हुआ, हर एक को एक्स्ट्रा 500 क्रेडिट्स मिले। किन तियान की मदद बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए तीनों ने डिसाइड किया कि कुछ प्रैक्टिकल करके उसे रिपे करेंगे। डिनर की जरूरत नहीं है, किन तियान ने विनम्रता से मना कर दिया। तुम तीनों पहले अपनी हेल्थ संभालो। हुआंग शियाओजिया को चोट नहीं लगी थी, लेकिन बाकी दोनों लड़कों की हालत खराब थी। एक का चेहरा सूजा हुआ था और दूसरे की पसलियां टूटी थीं। उसे नहीं पता इस दुनिया की मेडिकल लेवल कैसी है, लेकिन कम से कम कुछ दिन का रेस्ट तो चाहिए। और वैसे भी अभी किन तियान का प्लान था स्पिरिचुअल एनर्जी पर फोकस, स्वॉर्ड स्किल्स पर फोकस और नाइट डेमन व पर्पल स्काई थंडर बॉडी की पूरी पोटेंशियल एक्सप्लोर करना। डिनर का टाइम नहीं था, ये कहकर किन तियान ने सिर हिलाया और कैफेटेरिया की तरफ चल दिया। किन तियान के मना करते ही हुआंग शियाओजिया वहीं खड़ी रह गई। उसने धीरे से बड़बड़ाया, लेकिन शियाओ पोंग ने आपके लिए सो स्पिरिट एसेंस पिल्स खरीद ली हैं। थोड़ी दूर जाकर किन तियान के कदम अचानक रुक गए। उसका ऊपरी शरीर तो स्थिर रहा, लेकिन उसके पैर ऐसे पीछे सरके जैसे मूनवॉक कर रहा हो। वो स्मूथली वापस हुआंग शियाओजिया के पास आ गया, 2 बार खांसा और बोला, कौन सा रेस्टोरेंट? हुआंग शियाओजिया एक पल को रुकी, फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। संडे इवनिंग, आइलैंड के बाहर, जुनहाओ रेस्टोरेंट। ओके। किन तियान ने सिर हिलाया और चला गया। हुआंग शियाओजिया को लगा किन तियान के कदम अब थोड़े हल्के हो गए हैं, शायद ये उसका इल्यूजन था। कुछ देर बाद सो स्पिरिट एसेंस पिल्स। किन तियान के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ये शियाओ पोंग सच में बड़ा दिल वाला है। स्पिरिट एसेंस पिल्स को कम मत समझो, ये सप्लीमेंट्री एलिक्सिर होते हुए भी बेहद महंगे होते हैं मिलिट्री में, क्योंकि एलिक्सिर रिसोर्सेज की खपत बहुत ज्यादा होती है। स्पिरिट एसेंस पिल्स पर प्रीमियम लगता है। एक पिल की कीमत करीब 100 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स।
मार्केट में तो एक स्पिरिट एसेंस पिल की कीमत 10,000 से ऊपर जाती है, क्योंकि ये बिना किसी साइड इफेक्ट के स्पिरिट एनर्जी अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देती है। बेसिक कल्टीवेशन के लिए ये बेस्ट होती है। अमीर लोग, ब्लड लाइन फैमिलीज, स्कूल्स और मिलिट्री सब इसे स्टॉक करने में लगे रहते हैं। डिमांड हमेशा सप्लाई से ज्यादा रहती है, इसलिए प्राइस हाई ही रहता है। 100 पिल्स उसके 3 महीने से ज्यादा के कल्टीवेशन के लिए काफी थी। सच कहें तो इस छोटे मोटे फैटी ने वहीं वार किया जहां सबसे ज्यादा असर होता है। अब इस डिनर को स्किप करना पॉसिबल ही नहीं था। कैफेटेरिया में घुसते ही किंतियान ने खाना लिया और बैठ गया। उसने अभी कुछ ही बाइट्स खाए थे कि उसे महसूस हुआ बहुत लोग चुपके से उसे देख रहे थे, फुसफुसा रहे थे। वो देख, वही किंतियान है जिसने वैम्पायर स्टार थीव्स की गैंग को मिटा दिया। हैंडसम तो है लेकिन ठंडा लगता है, अप्रोच करना मुश्किल होगा। ब्लड लाइन फैमिली का मेंबर है, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा एलूफ होना नॉर्मल है। ब्लड लाइन फैमिली, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। किंतियान शॉक्ड रह गया। उसे लगा उसके कान गलत सुन रहे हैं। मैं इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ और मुझे खुद नहीं पता। लोगों की नजरें बढ़ती जा रही थीं। किंतियान ने जल्दी से खाना खत्म किया और सीधा स्टार एलिमेंट टावर की तरफ निकल गया। तेज धूप में 9 मंजिला टावर ऊंचा और भव्य खड़ा था। स्टार एलिमेंट टावर के अंदर कदम रखते ही एंट्रेंस पर एक बूढ़ा आदमी सफेद बालों वाला कुर्सी पर लेटा किताब पढ़ रहा था। किंतियान को देखकर भी उसने किताब नीचे नहीं रखी, बस लापरवाही से बोला, जिस फ्लोर पर जाना है कार्ड से रजिस्टर कर लेना। किंतियान पहले ही कैंपस नेटवर्क से प्रोसेस सीख चुका था। उसने सिर हिलाया और पास वाले इंस्ट्रूमेंट पर ऑपरेट किया। स्टूडेंट नंबर डाला, कल्टीवेशन रूम सिलेक्ट किया और कंफर्म दबाया। कुछ ही सेकंड में मशीन से एक ब्लैक कार्ड बाहर निकला। किंतियान ने कार्ड लिया और सीधा तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ गया। स्टार एलिमेंट टावर में कुल 9 फ्लोर्स थे। ऊपर जाते ही स्पिरिचुअल क्वी की डेंसिटी बढ़ती जाती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ज्यादा डेंसिटी हमेशा बेहतर होगी। स्कूल की एडवाइस थी, टियर 2 से नीचे के स्पिरिचुअलिस्ट्स को 4थे फ्लोर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हाई डेंसिटी एनवायरनमेंट स्पिरिट एनर्जी एब्जॉर्ब करने में उल्टा प्रॉब्लम कर सकता है। टप 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 टावर के अंदर उसके कदमों की साफ आवाज गूंज रही थी। वहीं नीचे बूढ़ा आदमी कुर्सी पर लेटा रहा। उसने पेज पलटा और आराम से बुदबुदाया, इंटरेस्टिंग किड। एपिसोड 84, लेवल अप 2 बार, टियर 1 6 स्टार। स्टार एलिमेंट टावर के 3rd फ्लोर पर पहुंचते ही बीच में एक ओपन स्क्वायर था। चारों तरफ काले ऑब्सीडियन गेट्स की लाइन लगी हुई थी और हर गेट पर एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन थी जो दिखा रही थी कि कल्टीवेशन रूम खाली है या भरा हुआ। किंतियान ने चारों ओर देखा। पूरे 3rd फ्लोर पर 50 कल्टीवेशन रूम थे, जिनमें से 22 अभी अवेलेबल थे। वो अपने चुने हुए रूम के दरवाजे तक गया, कार्ड स्वाइप किया और पहले से स्टोर किए हुए एकेडमिक क्रेडिट्स में से 100 पॉइंट्स डाल दिए। 3rd फ्लोर का कल्टीवेशन रूम हर घंटे 15 क्रेडिट्स खाता था। वो ऑब्सीडियन गेट धीरे धीरे खुला और किंतियान अंदर चला गया। रूम सिर्फ 15 स्क्वायर मीटर का था। छत, फर्श और दीवारों पर हल्के सफेद ऑब्सीडियन क्रिस्टल स्टोन्स लगे थे, जिनके अंदर से स्पिरिचुअल ची की हल्की धाराएं बहती दिख रही थीं। दरवाजा बंद हुआ। अगले ही पल क्रिस्टल स्टोन्स में हल्की रोशनी चमकी और स्पिरिचुअल ची एकदम से उमड़ पड़ी। किंतियान साफ महसूस कर सकता था कि आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी की डेंसिटी तेजी से बढ़ रही है। हर तरह के एलिमेंटल फैक्टर्स एक्टिव हो गए थे। किंतियान पालथी मारकर बैठ गया। उसने धड़ाम भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर में भरने लगी। सबसे ज्यादा डार्क और थंडर एलिमेंट्स थे। स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी स्किन और मेरिडियंस के साथ मौजूद 4 स्टार एक्यूपॉइंट्स में लगातार बह रही थी। वाओ, टेक ऑफ हो गया। किंतियान की आंखों में खुशी चमक उठी। 3rd फ्लोर की ची डेंसिटी बाहर की दुनिया से 2 गुना ज्यादा थी। स्पिरिट एसेंस पिल ने उसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी कई गुना बढ़ा दी थी। नाइट डेमन और पर्पल स्काई थंडर बॉडी ने डार्क और थंडर एलिमेंट्स के लिए उसकी एफिनिटी जबरदस्त कर दी थी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन उसकी कल्टीवेशन स्पीड को रॉकेट बना गया। स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर में घूमती रही और शैडो थंडर प्रिजन टेक्निक के गाइडेंस में उसकी हड्डियां, मेरिडियंस, मसल्स और स्किन धीरे धीरे रिफाइन होने लगी। वो मार्शल आर्ट टेक्निक भी साथ में चला रहा था, मतलब फिजिक भी अपग्रेड हो रही थी और स्पिरिचुअल एनर्जी भी। 4 स्टार एक्यूपॉइंट्स लालच से एनर्जी निगल रहे थे। जल्द ही उसके अंदर एक फुल होने का एहसास आने लगा। किंतियान खुश हुआ। उसे पता था ये एडवांसमेंट का साइन है। उसने मन को स्टेबल किया और स्टार एक्यूपॉइंट रिफाइनिंग मेथड के हिसाब से एनर्जी को अपने डैनेटियन में गाइड किया। स्पिरिचुअल ची की धाराएं जमा होने लगीं। एक छोटा सा वॉर्टेक्स बना, फिर किंतियान के कंट्रोल में फैलता गया और अचानक सिकुड़कर एक नया स्टार एक्यूपॉइंट बन गया। टियर 1 5 स्टार। सिल्वर ग्रे स्टार तक पहुंचते ही वो 4 स्टार बना था और अब सिर्फ आधे महीने बाद सीधे 5 स्टार। ये स्पीड सच में एक्सेजरेटेड थी। ब्रेक थ्रू के बाद
किन तियान ने सोचा अब सेशन खत्म कर दे। लो टियर स्पिरिचुअलिस्ट्स लगातार पूरा दिन बैठकर कल्टीवेशन नहीं कर सकते, मेंटल थकान आ जाती है, और जब आसपास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ची हो तो शरीर खुद सिग्नल देता है कि अब लिमिट हो गई है। ब्रेक थ्रू के बाद भी ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार कोई सिग्नल नहीं आया। उल्टा 5 स्टार एक्यूपॉइंट्स फिर से भूखे बच्चों जैसे लग रहे थे। क्या ये आगे भी चल सकता है? किन तियान थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर उसने शरीर की बात मान ली और कल्टीवेशन जारी रखा। रूम में हल्की हवा सी गूंजने लगी। किन तियान पालथी मारे बैठा था और उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल ची की स्पाइरल्स घूम रही थी। कई घंटों तक उसका शरीर एक इनसैशिएबल ब्लैक होल बन गया था। पागलों की तरह स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। फिर एक पल उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसकी लेफ्ट आई में काला धुआं घूम रहा था और राइट आई में बिजली चमक रही थी। उसका ऑरा शॉकिंग था। डैंटियन के अंदर 6 स्टार एक्यूपॉइंट्स सितारों की तरह चमक रहे थे। टियर 1 6 स्टार। एक ही कल्टीवेशन सेशन में उसने 2 स्टेज ब्रेक कर दिए। 4 स्टार से सीधे 6 स्टार। किन तियान धीरे धीरे उठा। उसके होठों के कोने पर स्माइल थी। 4 से 6 स्टार तक का ये डबल ब्रेक थ्रू पूरी तरह 2 पर्पल टैलेंट्स की वजह से था, नाइट डेमन और पर्पल स्काई थंडर बॉडी। इन टैलेंट्स ने उसकी फिजिक को इतना स्ट्रांग बना दिया था कि उसका शरीर एक डीप रिजर्वायर बन गया था जो ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होल्ड कर सकता था। इसलिए 5 स्टार के बाद भी उसे लिमिट महसूस नहीं हुई, लेकिन ये एक्सपीरियंस यूनिक था। आगे उसे स्टेडीली स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना होगा। खैर, उसके पास क्रेडिट्स भी बहुत थे और स्पिरिट एसेंस पिल्स भी। उसे भरोसा था कि जल्दी ही वो टियर 2 में ब्रेक करके स्टार वॉर्टेक्स बना लेगा। बीप। ब्लैक कार्ड दीवार पर स्वाइप हुआ। दरवाजा खुला और किन तियान बाहर आ गया। उसने टाइम देखा। इस बार उसने कुल 5 घंटे 37 मिनट कल्टीवेशन किया था, लेकिन स्कूल के रूल के हिसाब से इसे पूरे 6 घंटे माना गया। इस मामले में स्कूल एकदम डोमिनेटिंग था। अगर क्रेडिट्स कम पड़ जाएं, तो रूम तुरंत ची देना बंद कर देता है। 1 घंटे से कम, चाहे सिर्फ 1 मिनट ज्यादा ही क्यों ना हो, पूरा घंटा चार्ज होता है। इसीलिए कई स्टूडेंट्स अलार्म लगा लेते हैं। 6 घंटे 15 क्रेडिट्स प्रति घंटा, कुल 90 क्रेडिट्स। अगर रोज ऐसा हो तो 3500 क्रेडिट्स 40 दिन भी नहीं चलेंगे। वैसे भी वो हर दिन 5 घंटे कल्टीवेशन नहीं कर सकता था। वो 3rd फ्लोर के सेंट्रल स्क्वायर में स्ट्रेच करने लगा और फिर धीरे धीरे नीचे उतर गया। जब वो 1st फ्लोर पर पहुंचा तो एंट्रेंस के पास तेज बहस की आवाजें आईं। मैं तुम्हें ये कल्टीवेशन रूम क्यों दूं? मैं पहले आया था। शियांग डोंगयांग 2 लोगों को घूरते हुए बोला। एक शॉर्ट हेयर मजबूत लड़का बाहें क्रॉस करके तिरस्कार से बोला, तू स्पेशल वॉरफेयर डिपार्टमेंट का 1st ईयर है और स्कूल के रिसोर्सेज हॉक कर रहा है। निकल यहाँ से, घर जाकर रिच 2nd जनरेशन बनकर रह। शियांग डोंगयांग ने ठंडी हंसी छोड़ी। स्पेशल वॉरफेयर में क्या प्रॉब्लम है? हम भी स्कूल के स्टूडेंट हैं। हम स्टार एलिमेंट टावर में क्यों नहीं जा सकते? किन तियान से इंस्पायर होकर वो खाना खाकर तुरंत यहाँ आया था। 1st फ्लोर सबसे ज्यादा पॉपुलर था। जब वो पहुंचा सिर्फ 2 रूम बचे थे। जैसे ही वो बुक करने लगा, 2 3rd ईयर कंडक्टिंग डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स आ गए। बुकिंग देखकर उन्होंने उससे रूम छोड़ने को कह दिया और बस झगड़ा शुरू हो गया। डार्क स्किन वाला स्ट्रॉन्ग लड़का चिढ़कर बोला, अरे वे 1st ईयर से क्यों बहस कर रहा है? अपना स्टूडेंट आईडी डाल। ठीक है, इस पर नजर रखना। शॉर्ट हेयर लड़का मशीन चलाने लगा। ये देखकर शियांग डोंगयांग आगे बढ़ा और मशीन के सामने खड़ा हो गया। उसके हाथों में रेड स्पिरिचुअल एनर्जी जल उठी। वो दोनों को घूर कर बोला, ये कल्टीवेशन रूम मैं नहीं दूंगा। बहस कर लो, लेकिन यहाँ फाइट मत करना। तभी पास में कुर्सी पर लेटा बूढ़ा आदमी जो किताब पढ़ रहा था बोल पड़ा। ये सुनकर शियांग डोंगयांग ने दांत भींचे, गुस्सा दबाया और एनर्जी वापस खींच ली, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। स्ट्रॉन्ग लड़का ठंडे स्वर में बोला, ब्रैट निकल जा, नहीं तो स्कूल में जब भी दिखेगा पीटूंगा। स्पेशल वॉरफेयर का रिच 2nd जनरेशन खुद को घर समझ रहा है। यहाँ कोई टॉलरेट नहीं करेगा। शियांग डोंगयांग चुप रहा। सीधा मैसेज था, आज कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा तू साला। दोनों लड़के गुस्से से कांपने लगे। आंखों में मारने की इच्छा थी। और तभी साइड से एक शांत आवाज आई, तुम दोनों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल समझ नहीं आता क्या? एपिसोड 85 एम्बर के क्लूज। तुम दोनों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल समझ नहीं आता क्या? साइड से एक शांत आवाज आई। ये सुनते ही शियांग डोंगयांग ने सिर घुमाया। उसने देखा एक ब्लैक कपड़ों में जवान लड़का आराम से उनकी तरफ आ रहा था। चेहरा ऐसा शार्प जैसे किसी ने पत्थर पर तराशा हो, एकदम सख्त एक्सप्रेशन, आंखें इतनी गहरी जैसे कोई अथाह खाई जो आसपास की हर चीज को निगल सकती हो। उसे देखकर किसी को समझ ही नहीं आता था कि उसके अंदर चल क्या रहा है। ये तो वही है। शियांग डोंगयांग चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि किन तियान, जो वैसे कभी उससे ज्यादा बात नहीं करता, आज उसके लिए आवाज उठाएगा।
कौन है ये जो दूसरों के मामले में? शॉर्ट हेयर लड़का गुस्से में चिल्लाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने वो शांत सख्त चेहरा देखा, उसके बाकी शब्द गले में अटक गए। हाल ही में स्कूल में सबसे बड़ा सेंसेशन किन तियान ही था। उसकी फोटो हर कैंपस ग्रुप में फैल चुकी थी। शॉर्ट हेयर वाला और स्ट्रॉन्ग लड़का दोनों ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो बेरहम इंसान जिसने टियर 5 वैम्पायर स्टार थीव्स को खत्म कर दिया था और ब्लड लाइन फैमिली का कोर मेंबर। ऐसे इंसान को कोई भी प्रोवोक नहीं कर सकता था। टॉप टॉप टॉप। किन तियान धीरे धीरे पास आया। उसके स्टेबल कदम ढोल की तरह उनके दिल पर बज रहे थे। दोनों को बेचैनी होने लगी। तभी उन्हें याद आया, किन तियान भी स्पेशल वॉरफेयर डिपार्टमेंट का फ्रेशमैन है और इसी लड़के का क्लासमेट भी। थॉप। उनके सामने खड़े होकर किन तियान ने गहरी नजर से देखा और शांत स्वर में बोला, स्कूल एक ऐसी जगह है जहां रूल्स की वैल्यू होती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व समझना इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, राइट? शॉर्ट हेयर लड़के का दिल टाइट हो गया। 2 सेकंड की चुप्पी के बाद उसने कहा, सॉरी, मैं आज थोड़ा जल्दी में था। मुझे कल्टीवेशन रूम चाहिए था ब्रेक थ्रू के लिए, इसलिए घबरा गया। मैं उसे रूम दे देता हूँ। मैं दूसरों के खत्म करने का वेट कर लूंगा। ये सुनकर किन तियान ने बस सिर हिलाया और बिना कुछ कहे स्टार एलिमेंट टावर से बाहर चला गया। किन तियान की जाती हुई पीठ को देखकर शियांग डोंगयांग ने मुंह खोला, लेकिन बस हल्की आवाज में बोल पाया, थैंक यू। कुछ देर बाद दोपहर भर की कल्टीवेशन के बाद शाम होने लगी थी। किन तियान पेपर लाइब्रेरी बिल्डिंग में घुसा। उसने कुछ हिस्ट्री और जियोग्राफी की किताबें देखी, फिर अपना असली मकसद लेकर ढूंढना शुरू किया। वो जानना चाहता था कि वैम्पायर से मिला वो एम्बर आखिर है क्या। एम्बर नेचर का टाइम कैप्सूल, जेमोलॉजी ट्यूटोरियल, एम्बर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेड। उसने कई किताबें पलटी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उसके एम्बर के फीचर्स से मैच करे। लॉजिकली सबसे आसान तरीका था फोटो लेकर बिग डेटा से सर्च करना, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, इंटरनेट पर ट्रेस रह जाता। उसे नहीं पता था कि वेन चेंगशन के पास उसकी डेटा बैकएंड मॉनिटर करने की पावर है या नहीं, इसलिए सेफ रहना ही बेहतर था। नहीं मिल रहा। ये चीज आखिर है क्या? किन तियान ने सिर हिलाया। एम्बर के अंदर का खून उसे अजीब तरह से अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन बाहर की एम्बर शेल इतनी हार्ड थी, तलवार या आग से भी कुछ नहीं हो रहा था। लग रहा था इसे समझने में टाइम लगेगा। वैसे किन तियान को जल्दी भी नहीं थी। वो अभी स्ट्रेंथ ग्रोथ के फेज में था। अगर वो रोज स्टार एलिमेंट टावर में कल्टीवेशन करता रहा तो ज्यादा देर नहीं लगेगी टियर 2 में ब्रेक थ्रू करने में। हो सकता है फ्यूचर में जब वो किसी बॉटलनेक पर अटके तब ये एम्बर एक क्रिटिकल रोल निभाए। वहीं दूसरी तरफ मार्शल आर्ट्स फील्ड में बिजली की तेज कड़क गूंज रही थी। पर्पल गोल्ड लाइटनिंग तलवार के चारों तरफ एक जिंदा सांप की तरह लिपटी हुई थी। एक पल में एक फियरस और डोमिनेटिंग स्वॉर्ड एनर्जी तिरछी काट में निकल गई। जहां से गुजरी हवा चीख उठी। थंडरमून स्लैश। एक कूल आवाज गूंजी, ये स्ट्राइक बुरी नहीं है। सामने एक ज्यादा लंबा नहीं लेकिन मजबूत फिगर आगे बढ़ा। उसके हाथ में फ्लेमिंग बैटल सेबर था। उसने एक झटके में स्वॉर्ड एनर्जी काट दी, फिर उसकी बॉडी घोष जैसी स्पीड से आगे फिसली और उसका ब्लेड एक अजीब एंगल से किन तियान के वाइटल्स की तरफ आ गया। क्लैंग। दोनों तलवारें जोर से टकराईं। किन तियान हल्का मुस्कुराया। कोचवे, मैं 9 रिवोल्यूशन सेबर टेक्निक को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये मूव मुझ पर काम नहीं करेगा। उसने एक कदम पीछे लिया, फिर कमर ट्विस्ट की और तलवार हवा में क्रेसेंट आर्क बनाती चली गई। पर्पल गोल्ड लाइटनिंग और ज्यादा भड़क उठी। स्पीड बिजली जैसी और मोमेंटम एकदम डोमिनेटिंग। वॉर्टेक्स थंडर स्लैश। कोच वेई ने तुरंत रिएक्ट किया। पीछे से तलवार घुमाकर उसने ब्लॉक किया और स्माइल करते हुए बोला, काम करेगा या नहीं ये इस पर डिपेंड करता है कि यूज कौन कर रहा है। स्वूश। कोच वेई की तलवार पर फ्लेम्स अचानक भड़क उठी। ब्लेड किन तियान की तलवार के पास से फिसला और चमकते स्पार्क्स की बारिश हो गई। वो किसी तैयार सांप की तरह सीधा किन तियान के गले की तरफ झपटा। ये देखकर किन तियान ने जल्दी से पीछे झुककर दूरी बनाई, लेकिन कोच वेई परछाई की तरह पीछे लगे रहे। हर अटैक पहले से तेज और ज्यादा फियर्स। किन तियान समझ गया, अगर वो जल्दी से उनका रिदम नहीं तोड़ेगा तो हालत खतरनाक होती जाएगी। सिजल सिजल सिजल। उसके पैरों के नीचे बिजली फटी। एक झटके में किन तियान ने जबरदस्त स्पीड से आगे डैश मारा ताकि कोच वेई से दूरी बना सके, लेकिन कोच वेई ने भी स्टेप बढ़ाया और साथ पकड़ लिया। किन तियान, भागना इतना आसान नहीं है। बैटल सेबर ऊपर उठा और जोर से नीचे गिरा, लेकिन उसी पल किन तियान के पैरों के नीचे लाइटनिंग और ज्यादा चमकी। उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई और वो वार मिस हो गया। सिजल सिजल सिजल।
बिजली धीरे धीरे फीकी पड़ी। किंतियान एक हाथ में तलवार पकड़े स्माइल कर रहा था। कोच वेई ने हैरानी से देखा, तुमने 9-फोल्ड थंडर फ्लैश की सेकेंड लेयर इतनी जल्दी मास्टर कर ली। तुम्हारी प्रोग्रेस सच में शॉकिंग है। कुछ दिन पहले किंतियान खुद उनके पास आया था। वो स्पेयर करना चाहता था और स्वॉट टेक्निक सीखना चाहता था। कोच वेई ने भी सुना था कि किंतियान ने वैम्पायर्स को खत्म किया, तो वो उसकी असली काबिलियत टेस्ट करना चाहता था। दोनों की समझ बन गई और तुरंत स्पैरिंग शुरू हो गई। फाइट देखकर साफ था, किंतियान के पास टियर 5 वैम्पायर को सीधा मारने की कैपेसिटी नहीं थी। रूमर्स में थोड़ा एक्सेजरेशन था। वैसे किंतियान ने खुद माना, उसने वैम्पायर को मारने में जीत इसलिए पाई क्योंकि उसने उन्हें पहले पॉइजन किया था, जिससे उनकी ताकत बहुत गिर गई थी। लेकिन इसके अलावा किंतियान की बाकी काबिलियत सच में मॉन्स्ट्रस थी। उसका लेवल अभी टियर 2 तक नहीं पहुंचा था, फिर भी उसकी स्पीड घोस्ट जैसी, पावर ओवरवेलमिंग और स्टैमिना एंडलेस था। और सबसे बड़ी बात, उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप की समझ गजब की थी। 2 ब्लैक आयरन लेवल टेक्निक्स जो उसने सिखाई, किंतियान ने एक बार प्रैक्टिस करके ही वो लेवल पकड़ लिया, जहां दूसरों को 5 साल लगते। कुछ बार कॉम्बैट में यूज करने के बाद वो उन्हें पूरी तरह मास्टर कर लेता। कई स्पैरिंग सेशंस के बाद कोच वेई को यकीन हो गया, टियर 4 से नीचे कोई भी ब्लडलेस स्पिरिचुअलिस्ट किंतियान का मुकाबला नहीं कर सकता। एपिसोड 86 एप्रिशिएशन बैंक्वेट। ठीक है, आज की प्रैक्टिस यहीं तक रैप अप करते हैं। कोच वेई ने प्रैक्टिस तलवार वापस रैक पर रखी और मुस्कुराते हुए बोले, मुझे लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप मुझसे भी आगे निकल जाएगी। ये बात दिल से निकली थी। किंतियान की तलवार वाली टैलेंट सच में डराने वाली थी। उसके लिए एक दिन की प्रैक्टिस दूसरों के लिए सालों के बराबर थी। अगर कोच वेई ने अपनी आंखों से न देखा होता तो वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि दुनिया में ऐसा टेरिफाइंग जीनियस भी हो सकता है। थैंक यू कोच, किंतियान ने हल्का सा झुककर सम्मान दिया। पिछले कुछ दिनों में कोच वेई की मदद बहुत बड़ी थी, सिर्फ तलवार सिखाने में नहीं, बल्कि उसे उसकी पूरी पोटेंशियल एक्सप्लोर कराने में भी। और उसके शरीर में नाइट डेमन और पर्पल स्काई थंडर बॉडी से जो बदलाव आए थे, उनसे भी उसे अच्छे से फैमिलियर कराया। आज बाद में स्टार एलिमेंट टावर में कल्टीवेशन करने जा रहे हो? कोच वेई ने पानी पीते हुए कैजुअली पूछा। आज नहीं, किंतियान ने सिर हिलाया। आज रात आइलैंड के बाहर डिनर का प्लान है। आइलैंड के बाहर? तुमने आखिरकार बाहर जाने का डिसाइड कर लिया? कोच वेई की भौहें उठ गईं। वो सच में सरप्राइज थे। उनकी नजर में किंतियान ऐसा इंसान था जिसे किसी भी तरह के फन, एंटरटेनमेंट या रिलैक्सिंग में इंटरेस्ट ही नहीं था। जब बाकी स्टूडेंट्स लेजी होते, पार्टी करते, टाइम पास करते, किंतियान या तो क्लास में होता, या लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता, या स्टार एलिमेंट टावर में कल्टीवेशन, या फिर उनके पास स्पैरिंग करने आ जाता। इतनी कम उम्र में भी एकदम तपस्वी मॉन्क जैसी लाइफ। हाँ, किसी ने डिनर के लिए इनवाइट किया है? किंतियान ने सीधा जवाब दिया। हाँ, तुम्हें बाहर निकालना इतना आसान नहीं है ना? कोच वेई जोर से हंसे। पिछले दिनों में उन्होंने बहुत लोगों को देखा था, लड़के भी लड़कियां भी, सब किंतियान के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, कोई भी ट्रिक यूज कर ले। कोई सक्सेस नहीं हुआ। पहले उन्हें लगा था किंतियान कोई कोल्ड और एलूफ नोबल फैमिली का लड़का है, लेकिन बातचीत के बाद समझ आया वो बाहर से ठंडा है पर अंदर से काफी वार्म। एक बार अपनापन हो जाए तो वो धीरे धीरे अपना असली नेचर दिखाता है। मेरे मिशन वाले टीममेट्स हैं ट्वाइलाइट रिज के, किंतियान ने बताया। झू तियानयो, शियोंग गैंग और हुआंग शियाओजिया। ओह, वो तीनों टिल्ड। कोच वेई ने सिर हिलाया। आधा साल से स्पेशल वॉरफेयर स्क्वाड को पढ़ा रहे थे। हर स्टूडेंट उन्हें याद था। ठीक है, फिर जाकर शॉवर ले लो और निकल जाओ। और हाँ, तुम्हारे पास स्कूल में फ्लाइंग डिवाइस नहीं है ना? साउथ कोर्ट में जाकर रेंट कर लेना, स्टूडेंट आईडी से डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, किंतियान ने नोट किया। फ्लाइंग डिवाइसेस पुराने जमाने की कार्स जैसी थीं, लाइफ में बहुत कॉमन। रेंट करना या खरीदना ज्यादा महंगा भी नहीं था, नॉर्मल लोग भी अफोर्ड कर सकते थे। कुछ देर बाद डॉर्मिटरी वापस आकर किंतियान ने जल्दी से शॉवर लिया, फिर ब्लैक कपड़े पहनकर साउथ कोर्ट निकल गया। हेलो, मुझे एक फ्लाइंग डिवाइस रेंट करनी है, किंतियान ने यूनिफॉर्म वाले एम्प्लॉय से कहा। आइलैंड के बाहर जुनहाओ रेस्टोरेंट जाना है, एम्प्लॉय ने एड्रेस डिवाइस में डालते हुए पूछा। 1 वे या राउंड ट्रिप? 1 वे। 1 वे 70। मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट 50। ठीक है, किंतियान ने 50 युआन ट्रांसफर कर दिए। कई सालों बाद उसने फिर से स्टूडेंट होने का फायदा उठाया। आखिरी बार शायद स्टूडेंट आईडी से हैडिलाओ में खाना खाते वक्त हुआ था। जो फ्लाइंग डिवाइस मिली वो छोटी थी, सिर्फ 2 लोग बैठ सकते थे, लगभग कॉम्पैक्ट कार जितनी। लुक भी सिंपल था, लेकिन प्राइस कम थी।
और उसमें स्मार्ट ड्राइविंग फंक्शन भी था। टेक ऑफ के बाद उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी, डिवाइस खुद ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन तक चली जाती। हुश, फ्लाइंग डिवाइस तेजी से ऊपर उठी, पीछे से हवा की स्ट्रीम निकलती हुई दूर उड़ गई। किंतियान सीट पर पीछे टिक गया, खिड़की से नीचे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि एक और फ्लाइंग डिवाइस तेजी से ऊपर उठी और उसी छोटे आइलैंड से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद, हेलो सर, आपकी रिजर्वेशन है? हाँ, किंतियान ने कहा। शियांगशुए प्राइवेट रूम। ओके, प्लीज इस तरफ आइए। एटिकेट लेडी उसे लेकर अंदर गई। किंतियान प्राइवेट रूम में पहुंचा। ब्रदर तियान, शियाओपोंग, शियोंगगैंग और हुआंग शियाओजिया तीनों काफी देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही किंतियान अंदर आया, तीनों खुशी से खड़े हो गए। किंतियान ने हल्का नोट किया और रूम को देखा। पूरा प्राइवेट रूम स्क्वायर शेप में था, छोटा लेकिन बहुत एक्सक्विजिट और ऑर्गेनाइज्ड। दीवारों पर कुछ फ्रेम्ड एंशिएंट पेंटिंग्स थीं। बीच में एक रस्टिक गोल लकड़ी की टेबल थी, जिसका टेक्सचर साफ दिख रहा था और हल्की सी चमक थी। सीलिंग पर एक यूनिक झूमर लगा था, उसकी सॉफ्ट वार्म लाइट पूरे रूम में फैल रही थी। लैम्पशेड की नक्काशी से लाइट छनकर आती और फर्श पर सुंदर शैडोज बनाती। पूरा माहौल कोजी और एलिगेंट लग रहा था। ब्रदर तियान, बैठिए। शियाओपोंग ने मेन सीट खींची। किंतियान बैठा, फिर बाकी तीनों भी एक एक करके बैठ गए। तुम्हारी इंजरी कैसी है? किंतियान ने पूछा। मैं ठीक हूं, शियाओपोंग हंसते हुए बोला। बस चेहरे पर थोड़ा सूजन है, ऑइंटमेंट लगा लूंगा, 1 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं भी जल्दी हील हो गया, शियोंगगैंग ने कहा। मेरे परिवार ने एक लाइट एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट बुलाया था। एक मैजिक स्पेल में मेरी टूटी हड्डियां जुड़ गईं। ये सुनकर किंतियान को वंडर महसूस हुआ। इस दुनिया में टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअल एनर्जी हर चीज में काम आती थी। ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, मेडिकल, एजुकेशन। लाइफ सच में रिच और कलरफुल थी और हर इंसान के पास बहुत चॉइस थी। पिछली दुनिया में जो टर्मिनल बीमारियां लाइलाज थीं, यहां शायद बस थोड़ी दवा या छोटा ऑपरेशन काफी होता। नॉर्मल लोगों की लाइफ स्पैन भी बढ़ जाती। लेकिन हर चीज के 2 साइड होते हैं। अगर कोई आम इंसान गलती से स्पिरिचुअलिस्ट बैटल की क्रॉसफायर में आ जाए, तो उसे बिना वजह डिजास्टर झेलना पड़ता। ब्रदर तियान, डिशेज आने से पहले शियाओपोंग ने कहा, हम तीनों कुछ कहना चाहते हैं। उसने शियोंगगैंग और हुआंग शियाओजिया की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। ब्रदर तियान, जब हमें पता चला कि हम आपके साथ टीम अप करने वाले हैं, तो हम काफी नर्वस थे। आप क्लास में आने के बाद हमेशा थोड़े कोल्ड रहते थे। हमें डर था कि हम आपके साथ अच्छे से घुल नहीं पाएंगे, लेकिन जब आपको जानने लगे तो समझ आया आप बाहर से कोल्ड हैं, पर अंदर से बहुत वार्म। जब भी डेंजर आता, आप हमेशा चुपचाप हमारे आगे खड़े हो जाते, रात में हमें आराम करने देते और खुद गार्ड करते। और जब हमें वैम्पायर्स ने पकड़ लिया, तो हमें बचाने वाले आप ही थे। और आपने तो इतना खून बहाया। ये कहते ही तीनों को वो सीन याद आ गया। डार्क रेड ब्लड जमीन पर फैल गया था और किंतियान खून में लथपथ जंगल से बाहर आया था। उसने वैम्पायर की लाश जमीन पर फेंकी थी और शांत आवाज में वो शब्द बोले थे जिन्होंने उनके दिल हिला दिए थे, कुछ नहीं हुआ। ये सुनते ही हुआंग शियाओजिया की आंखें लाल हो गईं। शियाओपोंग और शियोंगगैंग की भी नाक में चुभन होने लगी। शियाओपोंग ने गहरी सांस ली, फिर खड़ा हुआ और झुककर बोला, ब्रदर तियान, थैंक यू, हम सच में आपकी केयर की बहुत अप्रिशिएट करते हैं। शियोंगगैंग और हुआंग शियाओजिया भी खड़े हो गए और गहराई से झुक गए। उनके सामने इन यंग लोगों की सच्चाई देखकर किंतियान मुस्कुराया। वो भी खड़ा हुआ और बोला, मैं तुम्हारा थैंक यू एक्सेप्ट करता हूं। मेरे 3 टीममेट्स तीनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में तुरंत खुशी चमक उठी। तियान, हम तीनों ने आपके लिए कुछ गिफ्ट्स तैयार किए हैं। शियाओपोंग ने तुरंत अपना गिफ्ट निकाला, एक यूनिक डिजाइन वाला गिफ्ट बॉक्स। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, अंदर कई पोर्सलीन की बोतलें करीने से रखी थी। सो स्पिरिट एसेंस पिल्स। ब्रदर तियान, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से ये शायद ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन ये मेरी तरफ से एक छोटा सा टोकन है। किंतियान के मन में आया, नहीं, मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मेरी मंथली सैलरी तो एक स्पिरिट एसेंस पिल खरीदने के लिए भी काफी नहीं है। फिर भी किंतियान ने नोट किया और गिफ्ट बॉक्स ले लिया। स्पिरिट एसेंस पिल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो फेक फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता था कि पहले मना करे, फिर वापस दे, फिर आखिर में मजबूरी में एक्सेप्ट करे। कभी कभी डायरेक्ट होना रिश्तों में ज्यादा क्लोजनेस ले आता है। ब्रदर तियान, ये मेरा गिफ्ट है। शियोंगगैंग ने एक गोल्डन गिफ्ट बॉक्स आगे किया। अंदर एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बॉटल थी, इसमें गोल्डन रेड लिक्विड भरा था। उसी पल किंतियान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर उठी।
ये खून था, खून जिसमें जबरदस्त लाइफ फोर्स और एनर्जी थी। थंडर ड्रैगन ब्लड पोशन टाइप 2, शियोंग गैंग ने समझाया। ये थंडर एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट के लिए बॉडी टेम्परिंग पोशन है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, इसे डायरेक्ट पी नहीं सकते। इसे बाथटब में बहुत सारे पानी के साथ मिक्स करना होता है ताकि ड्रैगन ब्लड धीरे धीरे बॉडी में समा जाए। फाइन, किंतियान ने गिफ्ट बॉक्स ले लिया। हालांकि शियोंग गैंग ने बताया था कि ड्रैगन ब्लड पोशन अंदर से नहीं लेना, सिर्फ बाहर से यूज करना है। लेकिन हर इंसान के लिए यूज करने का तरीका अलग हो सकता था। बाहर से यूज करना सेफ जरूर है, लेकिन सोकिंग के दौरान ड्रैगन की लाइफ फोर्स और एनर्जी का कुछ हिस्सा वेस्ट हो ही जाएगा। किंतियान के पास नाइट डेमन बॉडी थी, जो वैम्पायर की तरह ब्लड की पावर को एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट कर सकती थी। इसलिए उसे कॉन्फिडेंस था कि वो ड्रैगन ब्लड को डायरेक्ट पीकर इसका मैक्सिमम फायदा उठा सकता है। अब मेरी बारी। हुआंग शियाओजिया ने अपना गिफ्ट निकाला। स्काई ब्लू बॉक्स, एकदम आसमान जैसा क्लियर। अंदर एक सिल्वर पत्ता रखा था, शांत और चमकता हुआ। उसके किनारे हल्के से कर्ल थे और नसें इतनी साफ थीं जैसे टाइम ने खुद उन्हें उकेरा हो। ब्रदर तियान, ये मिंगशन ट्री का लीफ है। इसे खाने से स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है। स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी? किंतियान की आंखें चमक उठी। उसने थैंक यू कहा और तीनों गिफ्ट बॉक्स को साइड बाय साइड रख दिया। लग रहा था तीनों ने पहले से प्लान किया था। स्पिरिट एसेंस पिल्स मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी, ड्रैगन ब्लड पोशन मतलब फिजिक, मिंगशन लीफ मतलब स्पिरिचुअल पावर। हर गिफ्ट की वैल्यू मिलियंस में थी, शायद 10 मिलियन से भी ऊपर, और प्राइस ठीक उतनी ही थी जितनी उसके लिए एक्सेप्टेबल थी। इससे ज्यादा होती तो उसके ऊपर प्रेशर बन जाता। ये चीजें मेरे लिए बहुत यूजफुल हैं, किंतियान ने कहा। तो मैं फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा और एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनते ही तीनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ गई। ये एप्रिशिएशन बैंक्वेट सच में इसलिए था क्योंकि वो किंतियान को थैंक यू कहना चाहते थे, उसकी केयर और लाइफ सेविंग ग्रेस के लिए। साथ ही वो इस मौके पर किंतियान से क्लोज टाई बनाना भी चाहते थे। वो रिच फैमिली से थे, उनकी सोच नॉर्मल बच्चों से ज्यादा शार्प थी। किंतियान का बैकग्राउंड मिस्ट्री था, टैलेंट आउटस्टैंडिंग, कैपेबिलिटी स्ट्रांग और मिलिट्री डिपार्टमेंट का एक मेजर जनरल तक उसे सपोर्ट कर रहा था। पहले शायद उन्हें कभी ऐसे नोबल फैमिली डिसेंडेंट से मिलने का चांस भी नहीं मिलता, लेकिन एक मिशन ने उन्हें जोड़ दिया था। गैलेक्सी एम्पायर में सिर्फ ब्लडलाइन फैमिलीज ही रियल अरिस्टोक्रेट क्लास थीं। उनकी जैसी नॉर्मल वेल्थ वाली फैमिली एक बड़ा झटका लगते ही गिर सकती थी और फिर वापस उठना मुश्किल होता। इसलिए वो ब्लडलाइन फैमिली की ट्रेन पर सवार होना चाहते थे। ये सुनने में वर्ल्डली लग सकता है, लेकिन ये उनकी क्लास की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और ढेर सारे एक्सक्विजिट डिशेस टेबल पर रख दिए गए। किंतियान ने शराब पीने का इनवाइट मना कर दिया, लेकिन हर डिश की दिल से तारीफ की। टेबल पर शियाओपांग और हुआंग शियाओजिया लगातार बातें कर रहे थे, तो माहौल कभी ठंडा नहीं पड़ा। पूरा प्राइवेट रूम हंसी और खुशी से भर गया। 1 घंटे बाद रेस्टोरेंट के बाहर, ब्रदर तियान, हम अब घर जा रहे हैं, शियाओपांग ने कहा। तीनों अपनी फ्लाइंग डिवाइसेस पर चढ़े और हाथ हिलाकर गुड बाय कहा। जल्द ही वो नाइट स्काई में गायब हो गए। रात गहराते ही शहर की सड़कें बिजी हो गईं। कार्स और फ्लाइंग डिवाइसेस 2 नदियों की तरह बह रही थीं। नियॉन लाइट्स सड़क के दोनों तरफ रंग बिखेर रही थीं। पूरा शहर किसी ड्रीम जैसा लग रहा था। पैदल लोग भी हंसते हुए घूम रहे थे या जल्दी जल्दी अपने रास्ते जा रहे थे। बस्टलिंग मेट्रोपोलिस की नाइट वाइब हवा में घुली हुई थी। किंतियान के हाथ में एक बैग था जिसमें 3 गिफ्ट बॉक्स थे, लेकिन असली इंपॉर्टेंट आइटम्स वो पहले ही अपने स्पेशल बैग में डाल चुका था। वो सड़कों पर टूरिस्ट की तरह घूमता रहा। कभी कभी कोई छोटा ट्रिंकेट पसंद आता तो खरीद लेता, फिर उसे पता ही नहीं चला और वो शहर के ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में आ गया। यहाँ की बिल्डिंग्स थोड़ी डिलैपिडेट थीं। सड़क पर बहुत कम लोग थे। माहौल थोड़ा सुनसान और डेजोलेट लग रहा था। जैसे ही वो एक छोटी गली के कोने के पास पहुंचा, किंतियान ने साइड में देखा और अचानक उस पैसेज में कदम रख दिया। दोनों तरफ ऊंची दीवारें थीं। उनके पीछे कुछ रनडाउन घर। गली में स्ट्रीट लाइट नहीं थी। पूरा एरिया डार्कनेस में डूबा हुआ, ईरी और साइलेंट। किंतियान के अंदर जाने के थोड़ी देर बाद एक और सिलहूट गली के एंट्रेंस पर दिखाई दिया। पूरा ब्लैक कपड़ों में, स्लिम बॉडी, चेहरा इतना नॉर्मल कि भीड़ में आसानी से गायब हो जाए। वो कहाँ है? ब्लैक क्लोथ मैन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने देखा, गली में कोई लाइफ का साइन नहीं था। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी, टारगेट के फुटस्टेप्स भी गायब हो चुके थे। स्विश, वो दीवार पर स्पिरिट कैट की तरह उछल गया। साइलेंट और इनविजिबल। ब्लैक मिस्ट उसके चारों तरफ घूमने लगी। उसकी बॉडी नाइट में कैमोफ्लाज हो गई। ऊपर से देखने पर भी उसे किंतियान नजर नहीं आया। क्या उसने मुझे नोटिस कर लिया?
वो अंदर ही अंदर बड़बड़ाया। उसी पल पीछे से एक हल्की आवाज आई, मुझे ढूंढ रहे हो? ब्लैक क्लोथ मैन का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी पुपिल्स सिकुड़ गईं। वो तुरंत हाई वॉल से नीचे कूद गया। अगले ही सेकंड एक बुलेट उस जगह लगी जहां वो खड़ा था। फोर्स इतनी थी कि दीवार का आधा हिस्सा टूट गया और क्रैक्स फैलने लगे। ब्लैक क्लोथ मैन की आंखों में शॉक था। वो एक डार्क स्पिरिचुअलिस्ट था, नाइट निंजा के रास्ते पर चलने वाला, स्टॉकिंग, स्टेल्थ और असैसिनेशन में मास्टर। फिर भी उसे समझ नहीं आया कि टारगेट कब उसके पीछे पहुंच गया। बैंग! उसके पैर जमीन पर पड़े। वो संभल भी नहीं पाया था कि उसके पीछे एक बुक साइज ब्लैक गेट बन गया। ब्लैक लाइट से ढका एक फिस्ट उस गेट से निकलकर सीधे उसकी पीठ पर लगा। क्रैश! वो 7-8 मीटर आगे उड़ गया। उसके मुंह से खून निकल पड़ा, पीठ के कपड़े फट गए और एक साफ जला हुआ फिस्ट मार्क दिखा। थर्ड, उसने हाथ जमीन पर रखा, फॉरवर्ड रोल किया और स्मूथली उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक डैगर आ चुका था। बॉडी टेंस, आंखें सामने टिकी हुई। मूनलाइट पानी की तरह गिर रही थी। हाई वॉल के ऊपर एक फिगर खड़ा था। डेंस नाइट एक बड़े पर्दे जैसी थी। उसका चेहरा छुपा हुआ, सिर्फ एक टॉल और मिस्टीरियस सिलहूट दिख रहा था। उसके हाथ में एक ब्लैक स्नाइपर राइफल थी, जिसका मेटल फ्रेम ठंडी चमक दे रहा था। मूनलाइट में वो किसी सोए हुए वाइल्ड बीस्ट जैसी लग रही थी। 5, 4, एक शांत और ठंडी काउंटडाउन गली में गूंज रही थी। काउंटडाउन? वो क्या करने वाला था? ब्लैक क्लोथ मैन की आंखों में डार्क फ्लैश आया। वो डैगर पकड़कर चार्ज करने ही वाला था कि अचानक उसे तेज चक्कर आने लगा। उसके कदम लड़खड़ा गए, लगभग गिर ही पड़ा। 3, 2, मैं पॉइजन्ड हो गया? उसकी दुनिया घूमने लगी और जैसे ही काउंटडाउन 1 तक पहुंची, उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह डार्कनेस में गिर गई। एपिसोड 88, नाइट डेमन अपोस्टल निंजा। थर्ड, किंतियान दीवार से नीचे कूदा, फिर धीरे धीरे ब्लैक कपड़ों वाले आदमी के पास गया और झुककर उसे देखने लगा। कुछ दिनों पहले ही उसने नोटिस कर लिया था कि स्कूल में कोई चुपके से उस पर नजर रख रहा है। इस बंदे की स्टेल्थ टेक्निक सच में काफी एडवांस थी, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी छुप नहीं सकती, बॉडी टेम्परेचर, या फिर कहो हीट सोर्स। हर इंसान की हीट सिग्नेचर थोड़ी अलग होती है। जब कोई हीट सोर्स लगातार उसके आसपास घूम रहा हो तो किंतियान तुरंत समझ गया कि कोई उसे ट्रैक कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। स्कूल के अंदर मूव लेना ठीक नहीं था, इसलिए डिनर के बाद उसने उसे इस सुनसान जगह तक खींच लाया। अगर सीधा बैटल होता तो इस ब्लैक क्लोथ मैन को खत्म करना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसने ज्यादा रिलायबल तरीका चुना। पहले उसने जानबूझकर स्नाइपर राइफल दिखाकर सांप को चौंका दिया ताकि सामने वाला पूरा फोकस गन पर कर दे। फिर उसने ट्रिपल कॉम्बो यूज किया, ब्लैक गेट, बोन इरोजिंग हैंड और पॉइजन, और अनएक्सपेक्टेडली उसके अंदर टॉक्सिन डाल दिया। ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। मुझे मॉनिटर कर रहा था, मतलब ये वेन चेंगशन का आदमी ही होगा। किंतियान ने स्क्वाट किया, उसकी आंखों में ठंडक चमक गई। ठीक टाइम पर मिला है, मैं भी तुम्हें थोड़ा गेम दिखाता हूँ। उसने ब्लैक क्लोथ मैन की स्लीव खींची, फिर किंतियान ने अपना मुंह खोला। उसके दोनों कैनाइन दांत शार्प होने लगे और 1 सेकंड में 2 फेंग्स बन गए। थर्ड फेंग सीधे उसके अपर आर्म में धंस गए। मसल को चीरते हुए एक मिस्टीरियस डार्क पावर उसके अंदर बहने लगी। फेंग्स के जरिए उसकी फिजिक ट्रांसफॉर्म होने लगी। कुछ सेकंड बाद किंतियान ने मुंह हटाया, फिर उसकी गर्दन पकड़ी और एक झटके में गायब हो गया। कुछ देर बाद, मेरे साथ क्या हुआ? ब्लैक क्लोथ मैन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने एक जोड़ी डीप और शांत आंखें थीं। जाग गया, किंतियान ने ठंडेपन से कहा। अगर जाग गया है तो खड़ा हो जा। तुम ब्लैक क्लोथ मैन बोलना चाहता था, लेकिन उसी पल एक मिस्टीरियस फोर्स ने उसे मजबूर कर दिया। वो अनकंट्रोल्ड तरीके से नोट कर बैठा। यस मास्टर। मास्टर, ये मैं क्या बोल रहा हूं? वो खड़ा हो गया। उसकी आंखों में शॉक था। ब्लड लाइन की पावर और उसकी पुरानी सोच आपस में टकरा रही थीं। उसका दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। आंखों में दर्द झलकने लगा। किंतियान चुपचाप देखता रहा। कुछ दर्जन सेकंड बाद ब्लैक क्लोथ मैन ने धीरे से बॉडी रिलैक्स की, फिर सम्मान से झुक गया। मास्टर, किंतियान ने नोट किया। उसका पहला नाइट डेमन अपोस्टल सक्सेसफुल हो चुका था। अपोस्टल ट्रांसफॉर्मेशन नाइट डेमन की एक एबिलिटी थी। ये वैम्पायर के एम्ब्रेस जैसी थी। ब्लड इन्फेक्शन के जरिए किसी को सबऑर्डिनेट अपोस्टल बना देना और फिर उसकी लॉयल्टी एब्सोल्यूट हो जाती। ब्लैक क्लोथ मैन ने आसपास देखा। ये एक अबैंडन्ड छोटी फैक्ट्री थी। अंदर कोई नहीं था। हवा में हल्की सी जंग की स्मेल थी।
तुम्हें वेन चेंगशन ने मुझे मॉनिटर करने भेजा था, राइट? किन तियान ने पूछा। ब्लैक क्लोथ मैन ने सिर झुका दिया। यस, तुम्हारा नाम और आइडेंटिटी? मास्टर, मेरा नाम लीची है। मैं वेन फैमिली की शैडो डिवीजन का मेंबर हूं। जैसा सोचा था, वेन फैमिली ही निकली। किन तियान ने ठंडी स्माइल दी। अपनी पूरी कहानी क्लियर बताओ। यस, लीची एक ऑर्फन था। वेन फैमिली ने उसे बचपन में गोद लिया था, 6 साल की उम्र में। वेन फैमिली ने बहुत सारे ऑर्फन्स में से कुछ टैलेंटेड बच्चों को चुना, फिर अमातेरासु स्टार रियल्म से एक निंजा को टीचर बनाकर उनकी ट्रेनिंग शुरू करवाई। बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत हार्श ट्रेनिंग। हर साल कई ऑर्फन्स ट्रेनिंग में मर जाते थे, और वहीं दूसरी तरफ नए बच्चे लगातार आते रहते थे। सालों बाद कुछ ऑर्फन्स की स्पिरिचुअल एनर्जी अवेक हुई। वो ऑफिशियली निंजा बन गए। फिर उन्हें शैडो डिवीजन में डाल दिया गया, जहां उनका काम था लर्क करना, असैसिनेशन, इंटेलिजेंस कलेक्ट करना और बाकी सीक्रेट मिशंस। लीची उन्हीं में से एक था। उसकी स्ट्रेंथ रैंक 7वीं थी, इसलिए उसका नाम लीची रखा गया। ये सुनकर किन तियान की वेन फैमिली को लेकर चिंता और बढ़ गई। लीची एक टियर 3 9 स्टार स्पिरिचुअलिस्ट था, और शैडो डिवीजन में उससे भी स्ट्रॉन्ग 6 लोग थे। चीफ और डिप्टी चीफ तो अभी गिने ही नहीं। और शैडो डिवीजन वेन फैमिली की पावर का सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग था। मुझे मॉनिटर करने के अलावा वेन चेंगशन ने कुछ और ऑर्डर दिया था? किन तियान ने पूछा। लीची ने सच सच कहा, मास्टर, फोकस सिर्फ आपको मॉनिटर करने पर था। देखना था कि आप ट्वाइलाइट रिज वापस गए या नहीं। अगर गए तो तुरंत शैडो डिवीजन को इन्फॉर्म करना था। हाँ, मतलब वो अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। किन तियान की आंखों में ठंडक चमकी। उसे नहीं पता कि वेन चेंगशन उसके ट्रैप में फंसा या नहीं। अगर उसने ट्वाइलाइट रीज में लोगों को एम्बर ढूंढने भेजा होगा तो वही चीज किन तियान सबसे ज्यादा देखना चाहता था। किन तियान ने लीची को सीधा देखा। अब तुम मेरे नाइट डेमन अपोस्टल हो। नाइट डेमन पावर की वजह से तुम्हारी बॉडी में बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। खुद फील करो। असल में किन तियान के बोलने से पहले ही लीची सब समझ चुका था। उसकी आंखें खुलते ही दुनिया सुपर क्लियर लग रही थी। विजन, हियरिंग, स्मेल सब कई गुना बढ़ चुके थे। बॉडी ऐसा लग रहा था जैसे 1000 किलो का बोझ उतर गया हो। वो बर्ड की तरह लाइट महसूस कर रहा था। मसल्स, बोन्स, वेन्स सब ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। एक ओवरवेलमिंग पावर उसके अंदर उमड़ रही थी। डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी और ज्यादा प्योर हो गई थी। आसपास के डार्क फैक्टर्स उसकी तरफ खिंचने लगे। ये डार्क अफिनिटी बढ़ने का क्लियर साइन था। उसकी बॉडी जैसे ब्लड लाइन सर्जरी से गुजर चुकी थी। एक नॉर्मल स्पिरिचुअलिस्ट से सीधे ब्लड लाइन मार्शल आर्टिस्ट बन गया, और उसे यह भी फील हुआ कि उसके अंदर एक अजीब पावर है। अगर एक्टिवेट की तो और भी मिरेकल होने वाले हैं। नाइट डेमन अपोस्टल, यही थी नाइट डेमन की ताकत। लीची की आंखें चमक उठीं। उसने ब्लड लाइन पावर एक्टिवेट की। थर्ड, उसके मसूड़ों से फिंग्स निकल आए। उसकी पीठ की स्किन हिलने लगी, और अचानक ब्लैक विंग्स की एक जोड़ी फैल गई। तेज हवा चलने लगी। ये सच में मैं हूं? लीची ने पीछे अपने ब्लैक विंग्स को देखा। उसकी आंखों में यकीन नहीं था। इतनी आसानी से उसे ब्लड लाइन पावर मिल गई, और वो भी इतनी पावरफुल, जो उसकी एबिलिटीज से परफेक्ट मैच करती थी। क्या तुम अवतार बना सकते हो? किन तियान ने पूछा। मैं ट्राई करता हूं। लीची ने अपनी डीप ब्लड लाइन पावर जगाई, और अगले ही पल ब्लैक मिस्ट का एक धमाका हुआ। फ्लैप फ्लैप ब्लैक मिस्ट से कौवों का झुंड निकल आया। वो हवा में घूमने लगे। किन तियान आसानी से पहचान सकता था कि कौन सा कौवा लीची का अवतार है, लेकिन दूसरों के लिए यह इतना आसान नहीं होता। सूश कौवे जमीन की तरफ झपटे। ब्लैक मिस्ट फैल गई, और उसी मिस्ट से लीची बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर खुशी थी। इतना स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन बूस्ट के बाद उसकी कॉम्बैट पावर कई गुना बढ़ गई थी, और उसने कई मैजिक जैसी एबिलिटीज सीख ली थी। लीची ने किन तियान को देखा। उसकी आंखों में रिवरेंस और फैनेटिसिज्म था। अपोस्टल ट्रांसफॉर्मेशन, बुरा नहीं। किन तियान ने हल्की स्माइल दी। अब लीची उसका एक वीक वर्जन बन चुका था। फिजिकल एट्रीब्यूट्स और परसेप्शन काफी बढ़ गए थे। साथ ही उसने नाइट डेमन विंग्स और नाइट डेमन अवतार एबिलिटी भी अवेक कर ली थी। लेकिन वो वैम्पायर की तरह अपना ब्लड दूसरों में नहीं फैला सकता था। किन तियान को ये अच्छी बात लगी। वैम्पायर्स को सब हंट क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी ब्लड लाइन फ्रीली स्प्रेड हो सकती है और पूरा समाज अराजक हो जाता है। अभी सिर्फ किन तियान ही नाइट डेमन ब्लड फैला सकता था, नाइट डेमन अपोस्टल्स नहीं। इसका मतलब नाइट डेमन ब्लड लाइन अनकंट्रोल्ड तरीके से नहीं फैलेगी।
और किन तियान का कंट्रोल पूरी नाइट डेमन टीम पे स्टेबल रहेगा। एपिसोड 89 टियर 4 ड्रैगन ब्लड का अब्जॉर्प्शन। अपनी एबिलिटीज वापस ले लो जी। लीची ने आदर से सिर हिलाया और नाइट डेमन विंग्स को वापस अपने शरीर में समेट लिया। चिंतियान ने उसे हल्की संतुष्टि भरी नजरों से देखा। लीची एक टियर 3 9 स्टार स्पिरिचुअलिस्ट था। अपोस्टल में बदलने के बाद उसका ब्लड लाइन लेवल अब ब्रॉन्ज लेवल तक पहुंच गया था। अगर दोनों फिर से लड़ते तो चिंतियान पहले जैसी आसानी से उसे जल्दी खत्म नहीं कर पाता। ये एक फियर्स बैटल होती। इतना पावरफुल सबऑर्डिनेट मिलना चिंतियान को काफी अच्छा लग रहा था, जैसे किसी 3 किंगडम्स गेम में एक टॉप लेवल जनरल मिल गया हो। अब वेन फैमिली ने जो मिशन दिया है उसे जारी रखो, चिंतियान ने आदेश दिया। अगर वेन फैमिली कोई नया डायरेक्शन दे तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करना जी। लीची ने सिर झुकाकर हामी भर दी। और एक बात, चिंतियान को कुछ याद आया। उसने कहा, तुमने पहले भी वेन फैमिली के लिए बहुत काम किए हैं। उनकी इलीगल एक्टिविटीज का एक डॉसियर तैयार करो। याद रखना, वेन फैमिली को भनक नहीं लगनी चाहिए। हालांकि अभी वेन फैमिली सिर्फ उसे मॉनिटर कर रही थी, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी कि आगे वो कुछ और कदम नहीं उठाएंगे। आखिर वेन चैंगशन को वो एम्बर कभी मिलने वाला नहीं था। जब उन्हें ये समझ आएगा तो उनका ध्यान फिर से उसी पर आएगा। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। चिंतियान ने फैसला कर लिया था, पहले से वेन फैमिली की डार्क हिस्ट्री इकट्ठा करनी होगी ताकि जरूरत पड़ने पर एक घातक वार किया जा सके। समझ गया। लीची ने सिर हिलाया। वैसे तुम डार्क स्पिरिचुअलिस्ट हो और निंजा पाथ पर हो तो तुम्हें बहुत सारी निंजुत्सु आती होंगी। कल उन्हें ऑर्गेनाइज करके मुझे भेज देना। चिंतियान फ्री में कुछ मार्शल टेक्निक्स हासिल करना चाहता था। डार्क स्पिरिचुअलिस्ट्स में कई स्कूल होते हैं और डार्क निंजा सबसे फेमस में से एक था। उनकी निंजुत्सु यूनिक थी, खासकर स्टेल्थ और असैसिनेशन में। ये उसकी बोन इरोजिंग हैंड और शैडो टच से काफी अलग थी। सीखने लायक जी। लीची ने सिर हिलाया। उसे पता था कि शैडो डिवीजन में प्राइवेटली निंजुत्सु सिखाना मना है और जो तोड़े उसे सख्त सजा मिलती है। लेकिन मास्टर सीखना चाहते हैं तो ये रूल्स कुछ भी नहीं। दुनिया बड़ी है मगर मास्टर सबसे महान है। ब्लड लाइन की ताकत ने सिर्फ लीची का शरीर नहीं बदला था, उसकी आत्मा भी बदल दी थी। अब वो बिना शर्त चिंतियान का आज्ञाकारी था। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। अपने शरीर से अच्छे से फेमिलियर हो जाओ। चिंतियान मुड़ा, 2 कदम चला, फिर अचानक कुछ याद आया। पीछे देखे बिना बोला, और हाँ, मेरे डॉम के पीछे वाले छोटे जंगल में सोना बंद करो, वहाँ बहुत मच्छर हैं। इतना कहकर चिंतियान तेजी से चला गया और लीची के सामने से गायब हो गया। तो मास्टर ने मुझे बहुत पहले ही पकड़ लिया था। लीची ने कड़वी मुस्कान दी। उसे लगता था उसने खुद को परफेक्टली छुपाया है, लेकिन असल में वो कब का एक्सपोज हो चुका था। चिंतियान के जाने के बाद लीची ने फिर से अपने शरीर के बदलावों को महसूस किया। तभी उसे खुशी से शॉक लगा। टियर 4 का बैरियर ढीला पड़ गया था। क्या मैं टियर 4 में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ? बिना देर किए लीची पालथी मारकर बैठ गया और अपनी कल्टीवेशन टेक्निक एक्टिवेट की। आसपास के डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी फैक्टर्स बुलाए गए और ज्वार की तरह उसके शरीर में घुसने लगे। अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी पहले से कई गुना ज्यादा थी, जैसे साइकिल से बाइक पर अपग्रेड हो गया हो। डार्कनेस की जबरदस्त पावर उसके अंदर बहने लगी और लगातार बॉटलनेक पे हमला करने लगी। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, धमाका। डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह घूमी और एक विशाल ब्लैक वॉर्टेक्स बन गया। उसके अंदर काली बिजली जैसी चमक टिमटिमा रही थी, तेज चटकती आवाजों के साथ। जैसे जैसे वॉर्टेक्स घूमता रहा, लीची की ऑरा ऊपर उठती गई। पहले जो एनर्जी बेकाबू थी, अब उसके कंट्रोल में धीरे धीरे शांत होने लगी। एक भारी दबाव गायब हो गया। इस पल लीची सच में हेल का अपोस्टल लग रहा था, जैसे जिंदगी और मौत को कंट्रोल कर सकता हो। उसने आंखें खोली, पुतलियों की गहरी काली रंगत धीरे धीरे हल्की पड़ गई। लीची खड़ा हुआ, होठों पर खुशी भरी मुस्कान थी। ताकत उसके शरीर के हर कोने में भर चुकी थी। आखिरकार ब्रेक थ्रू। आखिरकार टियर 4 पहुंच गया। लीची खुशी से भर गया। वो पूरे 3 साल से टियर 3 9 स्टार पर अटका हुआ था। चाहे जितनी कोशिश करे, बॉटलनेक नहीं टूटता था। धीरे धीरे उसने सच मान लिया था और ब्रेक थ्रू का सपना छोड़ दिया था। लेकिन दिल के अंदर अफसोस और जिद बची हुई थी। बचपन से लेकर अब तक उसने इतनी बेरहम ट्रेनिंग और सिलेक्शन झेला था। उसके आसपास लोग बैच दर बैच मरते रहे। कोई एक पल भी ढील नहीं दे सकता था, क्योंकि जैसे ही ढील दी, जिंदगी खत्म। फिर भी चाहे उसने सब कुछ झोंक दिया, आसमान मेहनत करने वालों पर मेहरबान नहीं था। वो सिर्फ ब्लड लाइन वालों को चुनता था। नॉर्मल स्पिरिचुअलिस्ट सिर्फ ब्लड लाइन मार्शल आर्टिस्ट की पीठ को दूर से देख सकते थे, कभी पास नहीं आ सकते। लेकिन अब उसके पास भी ब्लड लाइन पावर थी, और वो भी इतनी पावरफुल, उसके नाइट डेमन अपोस्टल बॉडी के लिए परफेक्ट। लीची दिल से चिंतियान का आभारी था, जिसने उसे नई जिंदगी दी। उसके दिल में चिंतियान ने बहुत जल्दी वेन फैमिली की जगह ले ली, जिसे वो कभी सब कुछ मानता था। आज से
मास्टर ही उसका स्पिरिचुअल पिलर है और वेन फैमिली दुश्मन है। कुछ देर बाद डॉर्मेट्री में चिंतियान को एक अनजान मैसेज मिला। अचानक टियर 4 पहुंच गया। बुरा नहीं, चिंतियान के होंठ हल्के से ऊपर उठे। टियर 4, और वो भी नाइट डेमन ब्लड लाइन निंजा लीची। अब उसका सबसे तेज ब्लेड बनने वाला था। कुछ काम जो वो खुद नहीं कर सकता था, अब पूरी तरह लीची को सौंप सकता था। और लीची वेन फैमिली पर नजर भी रखेगा, सबूत इकट्ठा करेगा और जरूरत पड़ने पर एक घातक वार करेगा। अब देखते हैं ये ड्रैगन ब्लड कैसे काम करता है। चिंतियान ने शियोंगांग द्वारा दिया गया ड्रैगन ब्लड पोशन निकाला। क्रिस्टल बॉटल में गोल्डन रेड लिक्विड हल्का सा हिल रहा था, एक अजीब सा आकर्षक रंग बिखेरते हुए। उसने जबरदस्ती कॉर्क खींचा। तुरंत बॉटल से ब्लड ची की तेज लहर उठी और पूरे कमरे में झनझनाहट फैल गई। ये थंडर ड्रैगन ब्लड था, जो थंडर एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट के लिए शरीर को टेम्पर करने में यूज होता है। चिंतियान ने पहले छोटा सा घूंट लिया। मछली जैसी मीठी गंध वाला खून जीभ से टकराया, जैसे मुंह में अचानक दर्जनों पॉप रॉक्स फट गए हों। सुन्न भी और फ्रेश भी। खून गले से नीचे गया और पल भर में शरीर ने उसे अब्सॉर्ब और डाइजेस्ट कर लिया। नाइट डेमन की ब्लड अब्सॉर्प्शन एफिशिएंसी ब्लड रेस जैसी थी। ये तो बस एक एपेटाइजर था। जब उसने देखा कि कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं हुआ, तो वो और बोल्ड हो गया और एक और घूंट पी लिया। एक जलती हुई गर्मी गले से सीधा पेट तक उतर गई, जैसे अंदर आग धधक रही हो। एक झटके में उसकी स्किन अजीब लाल हो गई। नसें त्वचा के नीचे हरी सांपों की तरह उभरने लगी। हड्डियां चरमराने लगी। हर आवाज गहरी और पावरफुल थी, जैसे पूरा शरीर रीमॉडल हो रहा हो। मसल्स तेजी से फूलने लगे और उसके कपड़े फटकर टुकड़ों में उड़ गए। इतना ही नहीं, थंडर की हिंसक पावर उसके पूरे शरीर में डाकू की तरह दौड़ने लगी। अगर उसके पास सिर्फ नाइट डेमन ब्लड लाइन होती, तो ये थंडर पावर उसे असहनीय दर्द देती, शायद गंभीर चोट भी पहुंचा देती। लेकिन सौभाग्य से चिंतियान के पास पर्पल स्काई थंडर बॉडी और बारब्रिक डोमिनेटर बॉडी भी थी। एक ने उसे जबरदस्त लाइटनिंग रेजिस्टेंस दिया, दूसरे ने उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग एबिलिटी। तीनों पर्पल टैलेंट्स के सपोर्ट से उसने पूरी बोतल की ड्रैगन ब्लड पावर स्मूथली अब्सॉर्ब कर ली। उसका शरीर कई गुना मजबूत हो गया और उसे एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज भी मिला। एपिसोड 90, मिंगशन लीफ, स्पिरिचुअल पावर का उछाल। सिजल सिजल सिजल, पर्पल गोल्डन बिजली उसके पूरे शरीर के चारों तरफ लिपटी हुई थी। चिंतियान जमीन पर पालथी मारकर बैठा था और शैडो थंडर प्रेजेंट टेक्निक चला रहा था। ड्रैगन ब्लड पोशन ने सिर्फ उसका फिजिक ही मजबूत नहीं किया, बल्कि थंडर की भरपूर ताकत को पर्पल स्काई थंडर बॉडी ने अपने अंदर समा लिया। वो पावर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में मर्ज हो गई और उसे ब्रेक थ्रू का मौका दिखने लगा। स्विश, कमरे में उसकी आंखें अचानक खुल गईं। बाईं आंख में गहरी काली ऑरा थी और दाईं आंख में बिजली नाच रही थी। एक जबरदस्त ऑरा बाहर निकली, लेकिन सिर्फ 2 सांसों तक टिक पाई। फिर चिंतियान ने उसे वापस अपने शरीर में खींच लिया। टियर 1 7 स्टार्स। चिंतियान धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके होंठों के कोनों पर हल्की मुस्कान थी। हाल ही में उसकी कल्टीवेशन प्रोग्रेस सच में लीप्स और बाउंड्स जैसी थी। स्टार एलिमेंट टावर, स्पिरिट एसेंस पिल और कई पर्पल फिजिक के असर से उसकी ट्रेनिंग एफिशिएंसी पहले से लगभग 10 गुना हो गई थी। स्पीड बहुत फास्ट थी। ये ड्रैगन ब्लड पोशन भी एक बूस्टर बन गया और उसने सक्सेसफुली टियर 1 7 स्टार्स में ब्रेक थ्रू कर लिया। ताकत उसकी नसों, हड्डियों और हाथ पैरों में दौड़ रही थी। चिंतियान ने अचानक मुट्ठी भींची, हवा तक दब गई और एक तेज सीटी जैसी आवाज निकली। उसके अंदर का ब्लड ची जैसे फटने को तैयार था। ड्रैगन ब्लड पोशन ने उसका शरीर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं किया, लेकिन करीब 30% का बूस्ट जरूर दिया। उसके करंट फिजिक के हिसाब से 30% भी बेहद जबरदस्त था। हालांकि स्टैंडर्ड यूज प्लान के हिसाब से इतना फायदा नहीं होना चाहिए था। आखिर ये सबसे हाई ग्रेड पोशन नहीं था। इसकी कीमत करीब 9 मिलियन थी। नॉर्मल थंडर मार्शल आर्टिस्ट्स को इसे पानी में मिलाकर पूरा शरीर उसमें भिगोना पड़ता था। बाहर से स्टिमुलेशन देकर बॉडी मजबूत करनी होती थी। ये तरीका सेफ था, लेकिन पोशन की काफी इफेक्टिवनेस वेस्ट हो जाती थी। लेकिन चिंतियान ने पूरी बोतल सीधे पी ली। नाइट डेमन फिजिक ने ड्रैगन ब्लड को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लिया और पर्पल स्काई थंडर बॉडी ने उसके अंदर की थंडर पावर को सेकेंड टाइम यूज किया। मतलब उसने पोशन का मैक्सिमम फायदा निकाल लिया। बस अफसोस यही था कि ड्रैगन ब्लड अब्सॉर्ब करने के बाद भी उसे थंडर ड्रैगन बॉडी जैसा कोई नया टैलेंट अवेकन नहीं हुआ। लेकिन सोचो तो ये नॉर्मल ही था। अगर सिर्फ ड्रैगन ब्लड पोशन पीने से ब्लड लाइन फिजिक जाग जाती, तो एम्पायर इसे इतनी सख्ती से कंट्रोल नहीं करता। गैलेक्सी एम्पायर में एक्वायर्ड ब्लड लाइन स्पिरिचुअलिस्ट सिर्फ मिलिट्री मेरिट पॉइंट से ही बन सकते हैं, वो भी मिलिट्री अचीवमेंट्स के बदले। ड्रैगन ब्लड के बाद उसने मिंगशन लीफ निकाली जो हुआंग शियाओजिया ने दी थी। उसने स्टार नेट पर चेक किया। मिंगशन ट्री होलान प्लैनेट का एक अजीब स्पिरिट ट्री है जो फिलहाल डोंगफोंग क्लैन के कंट्रोल में है। हर साल इसमें ढेर सारे पत्ते और फल लगते हैं। इन्हें खाने से स्पिरिचुअल पावर काफी बढ़ जाती है। बेशक फल का असर पत्तों से कहीं ज्यादा होता है।
स्पिरिट मार्शल आर्टिस्ट्स की सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर स्पिरिचुअल पावर होती है। ये उनके कल्टीवेशन टेक्निक पर डिपेंड करता है। स्पिरिट मार्शल आर्टिस्ट की टेक्निक स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करते वक्त धीरे धीरे बॉडी को मजबूत करती है, जबकि स्पिरिट मेज स्पिरिचुअल एनर्जी से सोल को रिफाइन करते हैं। हालांकि चिंतियान अपनी टेक्निक के साथ फ्रॉस्ट मेडिटेशन टेक्निक भी करता था, लेकिन मेडिटेशन का असर स्पिरिट मेज की टेक्निक जितना नहीं था। वरना हर मार्शल आर्टिस्ट बस मेडिटेशन कर लेता, मेजेस के लिए जगह ही नहीं बचती। बकेट थ्योरी के हिसाब से इंसान की लिमिट उसकी सबसे बड़ी कमी से तय होती है। कमजोर स्पिरिचुअल पावर कुछ दुश्मनों के सामने घातक फ्लॉ बन सकती है। मिंगशन लीफ सही टाइम पर आई। चिंतियान ने सिल्वर पत्ता मुंह में रखा और हल्का सा काटा। तुरंत एक फ्रेश और यूनिक खुशबू वाला जूस उसके दांतों के बीच फैल गया। वो जूस और पत्ते के टुकड़े धीरे धीरे गले से नीचे गए। उसके सोल के अंदर एक सॉफ्ट पावर बनने लगी और उसकी स्पिरिचुअल पावर लगातार बढ़ती गई। चिंतियान की आंखें चमक उठी। काफी देर बाद चिंतियान ने पलक झपकाई। मिंगशन लीफ के असर से उसकी स्पिरिचुअल पावर लगभग डबल हो गई थी। ये एक बहुत बड़ा इंक्रीज था। स्पिरिचुअल पावर बढ़ने का मतलब था कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ज्यादा प्रिसाइज तरीके से कंट्रोल कर सकता था। उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस और मार्शल टेक्निक एक्सिक्यूशन दोनों में फायदा होगा। साथ ही सुपर पावर कंट्रोल बेहतर होगा और सुपर पावर रिलीज की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। एक दिन पूरा गेंद से भरा रहा। चिंतियान संतुष्ट होकर मुस्कुराया। सिर्फ एक रात में उसे एक टियर 4 नाइट डेमन अपोस्टल मिला। उसका फिजिक और स्पिरिचुअल पावर बढ़ा और वो टियर 1 7 स्टार्स तक ब्रेक थ्रू कर गया। सब कुछ बहुत स्मूथ था। अगली सुबह चिंतियान क्लासरूम में दाखिल हुआ। जो भी उसके सामने से गुजरता रुककर आज्ञाकारी तरीके से बोलता, ब्रदर तियान। जो लोग नहीं जानते उन्हें लगेगा जैसे वो स्पेशल वॉरफेयर डिपार्टमेंट का लीडर हो। चिंतियान सेकंड लास्ट रो में गया। उस रो की बीच वाली सीट अब उसकी एक्सक्लूसिव सीट बन चुकी थी। अगर कोई उस रो में बैठना भी चाहे तो बीच और दोनों साइड की सीटें खाली छोड़नी पड़ती थीं। इस वक्त शियांग डोंगयांग एल के पास वाली सीट पर बैठा था। चिंतियान को आते देखकर वो खड़ा हुआ, थोड़ा झिझका, फिर धीमे से बोला, ब्रदर तियान। चिंतियान ने हैरानी से उसे देखा। ये वही पुराना क्लास बुली था, घमंडी और जिद्दी लड़का, और आज सबके सामने उसने सिर झुका दिया। चिंतियान को शौक लगा और बाकी क्लास को तो और भी ज्यादा। क्या मैंने गलत सुना? शियांग डोंगयांग ने सच में चिंतियान को ब्रदर तियान कहा? चिंतियान ने सिर हिलाया और अंदर की तरफ बढ़ गया। तभी पीछे से शियांग डोंगयांग ने धीरे से कहा, कल के लिए थैंक्स, कोई बड़ी बात नहीं। चिंतियान बैठ गया और सिंपल जवाब दिया। शियांग डोंगयांग ने होंठ दबाए। उसके अंदर बेचैनी थी। वो हमेशा प्राइड में जीता था। अमीर बैकग्राउंड, जबरदस्त टैलेंट, बचपन से क्लास में सबसे ज्यादा नोटिस होने वाला। ईगल मिलिट्री एकेडमी में आने के बाद भी उसका स्पिरिचुअल लेवल फ्रेशमैन के टॉप 10% में था। बस उसकी ग्रेड्स में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसे स्पेशल वॉरफेयर स्क्वाड में डाल दिया गया। फिर भी वो घमंडी था, फ्लैम्बॉयंट, खुद को सेंटर मानने वाला, ज्यादातर लोगों को सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया और उसकी दुनिया बदल गई। वो इंसान ठंडा था, चुप रहता था, दूसरों से घुलता नहीं था और उससे भी ज्यादा एरोगेंट लगता था। और सच में था भी। मार्शल आर्ट्स क्लास में चिंतियान ने बिना स्पिरिचुअल एनर्जी यूज किए उसे आसानी से हरा दिया। और एक बेहद खतरनाक मिशन में उसने अकेले टियर 5 वैम्पायर के लीड वाले स्टार थीफ स्क्वाड को खत्म कर दिया। इतनी बैकग्राउंड, टैलेंट और ताकत होने के बावजूद उसने कभी घमंड नहीं दिखाया। उल्टा वो हमेशा फोकस्ड और मेहनती था। या तो कल्टीवेशन करता या लाइब्रेरी में पढ़ता। चिंतियान ने उसे समझाया कि असली प्राइड क्या होती है। मोर की तरह पंख फैलाकर शो ऑफ करना नहीं, शेर की तरह बिना दिखाए ही सबको रिस्पेक्ट दिलाना। हाँ, मुझे भी ऐसा इंसान बनना चाहिए। शियांग डोंगयांग ने दिल में ठान लिया। उसका बेचैन दिल धीरे धीरे शांत होने लगा। अब वो टीचर की बातों पर पूरा ध्यान दे रहा था। आंखों में कंसंट्रेशन और सोच की चमक थी। चिंतियान को पता भी नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने अनजाने में कुछ लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी।